सबसे पहली न्यूज़ एज एक्सपेक्टेड, सबसे पहला टॉपिक जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दैट इज कि सबसे पहले लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस टू आवरसेल्व्स कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। 74th इंडिपेंडेंस डे है। इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी और नेहरू जी ने अपनी स्पीच दिया था टेररिस्ट विद डेस्टिनी वाला मिडनाइट आवर। तो अलॉन्ग विद दिस कुछ कुछ चलो हम नॉलेज भी गेन कर लेते हैं यहाँ पे। नॉलेज पॉइंट इज कि आज हम हमारा नेशनल फ्लैग एज यूजुअल प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट पे जाते हैं, नेशनल फ्लैग होस्ट करा जाता है, जगह जगह पे नेशनल फ्लैग होस्टिंग होती है और नेशनल लेवल पे हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं। एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट आपको वो भाषण सुनना चाहिए। सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स कोई भी हो, वो भाषण सुनना चाहिए। कई बार ना हमें ऐसे में लिखने लायक अच्छे डायलॉग बाजियां या यू कैन से दैट सम गुड पॉइंट्स वहां से निकल के आते हैं, या फ्यूचरिस्टिक विजन वहां पे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बताते हैं। जस्ट लाइक इस साल इन्होंने आज जो स्पीच दी, वैसे मैं पूरी सुन नहीं पाया, मैंने एग्जर्प्ट देखे, मैं रात को सुनूंगा। आप लोगों ने शायद सुनी हो। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे थे। अपकमिंग 1000 डेज में पूरे देश में फाइबर कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी और आत्मनिर्भर भारत पे कुछ पॉइंट्स रखे। सिमिलरली इन पॉइंट्स पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। मेंस में कई बार ऐसा सा क्वेश्चन या ऐसे आता है तो उनको लिखा जा सकता है, अच्छे से लिखी हुई स्पीच होती है। सेकेंडली, नेशनल फ्लैग अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये नेशनल फ्लैग जो आज हम होस्ट करते हैं, इट वाज एक्चुअली डिजाइन्ड बाय अ पर्सन, अ फ्रीडम फाइटर नेम्ड पिंगाली वेंकैया। फ्रीडम फाइटर थे इंडिया में, इन्होंने इस फ्लैग को सबसे पहले डिजाइन करा और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम कराची सेशन में 1930 में पहली बार इस फ्लैग को होस्ट करा गया था। उसमें गांधी जी का चरखा बना था, लेटर ऑन ये चरखा रिप्लेस कर दिया गया जो एग्जिस्टिंग हमारा डिजाइन है उसके साथ। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये उन फ्रीडम फाइटर्स में से हैं जिनको हमारी सरकार भूल गई थी उस टाइम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट थी कांग्रेस पार्टी की। फॉरगॉटन हीरोज या फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स में से एक है पिंगाली वेंकैया। ही डाइड इन पॉवर्टी इन 1963 विदाउट हैविंग एनी रिकॉग्नाइजेशन। लेटर ऑन 2009 में इनके नाम पे एक पोस्टल स्टैंप इशू करा जाता है। 2011 में इनका नाम भारत रत्न के लिए रिकमेंड करा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फर्दर आया नहीं। ठीक है, तो इसके साथ और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जिनको हमारी सरकार भूल गई लेटेस्ट स्टेजेस पे, फॉरगॉटन हीरोज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उनमें से एक बटुकेश्वर दत्त भी थे। पंजाब के लोग शायद बता सकते हैं ये कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त वो थे। अब भगत सिंह के बारे में तो सभी लोग जानते हो ना। तो भगत सिंह ने जब असेंबली में बॉम्ब थ्रो किया था तो बटुकेश्वर दत्त वो थे जो बॉम्ब थ्रो करने भगत सिंह के साथ गए थे। फिर अगर किसी को इंटरमिटेंट वॉइस आ रही है तो माइट भी इंटरनेट कनेक्शन होगा। अभी मैंने थोड़ा मेरा माइक भी रीसेट करा है तो इससे भी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं बटुकेश्वर दत्त की बात कर रहा था, भगत सिंह के कंपेनियन थे उस टाइम जब वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब थ्रो किया था। लेटर ऑन ये जेल में गए। भगत सिंह को उस टाइम फांसी की सजा होगी, इनको छोड़ दिया गया था लंबी सजा के बाद। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट या जो भी फर्दर फ्रीडम स्ट्रगल चला उसमें कंट्रीब्यूट करा, लेकिन सरकार के द्वारा ये भी अपनी पॉवर्टी में मरे। 1960 या 70s में इनकी डेथ होती है विदाउट हैविंग एनी रिकॉग्नाइजेशन। दो ये एक साइड फैक्ट था। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल फ्लैग की एक मैंने टाइमलाइन निकाली कि किस तरीके से हम लोगों ने फ्लैग होस्ट करा या किस तरीके का डिजाइन हमारे फ्लैग का था। दो ये हिस्ट्री का टॉपिक है तो मैंने वैसे ही टाइमलाइन डाल दिया। अब फ्लैग की बात हो रही है तो आप थोड़ा सा टाइमलाइन पे ध्यान देना कि 1906 में पहली बार नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया होस्ट करा गया था कोलकाता में। सम सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि इस फ्लैग का जो पर्टिकुलर डिजाइन था, रेड येलो ग्रीन स्ट्रिप्स इसमें थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी, वंदे मातरम इसके ऊपर लिखा गया था। यही फ्लैग यूज करा गया 1907 में मैडम कामा ने जब जर्मनी में पहली बार इंडिया का फ्लैग होस्ट करा गया था। ये रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम के। लेटर ऑन ये भारत आए और भारत में भी इस तरीके की मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी। 1970 डॉक्टर एनी बीसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया फ्लैग अडॉप्ट करा था होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान। वहां पे भी 5 ऑल्टरनेट रेड 4 एंड ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी फ्लैग पे, 7 स्टार्स थे। इस तरीके का डिजाइन फॉलो किया जाता था। एंड फाइनली 1931 में कांग्रेस कमेटी ने कराची में जो पिंगली वेंकैया ने जो फ्लैग डिजाइन करा था 3 ट्राई कलर का,
ग्रीन, वाइट एंड सैफरन कलर का, इसको अडॉप्ट करा था विदाउट हैविंग। आज हम चलो इस बात को छोड़ते हैं अभी। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कौन करता है? हु मैन्युफैक्चर द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एज पर योर नॉलेज? आपको मालूम है जो स्टैंडर्ड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया आता है फैब्रिक का बना हुआ, खादी का, सिल्क का, उसको कौन मैन्युफैक्चर करता है? सो आज एक सोल मैन्युफैक्चरर है हमारे देश में, खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है कर्नाटका में। कर्नाटका ग्रामोद्योग के नाम से फेमस है। कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट का हुबली टाउन, ये टाउन का नाम आपने याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया कि हुबली टाउन इज फेमस फॉर व्हाट। हुबली टाउन कर्नाटका के एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे कर्नाटका ग्रामोद्योग का एक सर्टेन विलेज इंडस्ट्रीज का कमीशन है, वो इस पर्टिकुलर फ्लैग को मैन्युफैक्चर करता है। अगर फ्लैग को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो इसके स्टैंडर्ड्स कौन सेट करेगा? हमने देखा ना 9-10 इसके पर्टिकुलर साइजेस हैं कि 3-4 के रेशियो में इस साइज का बन सकता है, इस कपड़े से इसको बनाना है, इतने थ्रेड्स होने चाहिए, इस शेड का कलर होना चाहिए, इस तरीके से स्पाइक्स होने चाहिए। तो वो सारे का सारा डिजाइन कौन करता है? स्टैंडर्ड सेट की मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। तो एज पर अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जस्ट लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज देयर, तो सिमिलरली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल फ्लैग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। ये बात आपने याद रखनी है। 2-3 सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने लायक है, वो यही है। इसके अलावा अपने देश में नेशनल फ्लैग को किस तरीके से होस्ट करा जाना चाहिए, या अगर आप अपने अटायर पे, अपैरल्स पे यूज कर रहे हो तो उसके क्या कोड्स एंड कंडक्ट्स हैं, वो भी सरकार टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है फ्लैग रूल्स के नाम से। लेजिस्लेशंस भी आई हैं, जस्ट लाइक आप अपनी पॉकेट पे लगा सकते हो, आप अपनी हैट पे लगा सकते हो नेशनल फ्लैग। ट्राई कलर होस्ट किन टाइम करा जाता है, क्या रूल्स हैं, किस तरीके से उसको संभाल के रखना है, या कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं करना, इस तरीके की सारी जो गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट देती है एक कोड एंड कंडक्ट के बेसिस पे। अगर उन कोड कंडक्ट्स को कोई फॉलो नहीं करता तो उन पे पीनल एक्शन लगाया जा सकता है, जो भी वहां पे है। ठीक है जी। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जुड़ी हुई इंडिपेंडेंस डे से। अब हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन, जो कि काफी ज्यादा हाइप ले रहा है इस हफ्ते, दैट इज स्पुतनिक 5। रशियन एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को डेवलप करा, और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बोल रहे हैं कि हमने हमारी अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन लगवाया, और इस तरीके की अपलोडेड स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। दो जो डेटा आया बाद में, डब्ल्यूएचओ ने जिस डेटा को एक्सेस करा, या जिस तरीके के इनके इनसाइडर डॉक्टर्स की अभी स्टेटमेंट आ रही हैं कि एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करा गया, तो अभी हमें थोड़ा खुश होने से पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक्स, जब तक इसका ओवर एनालिसिस डेटा जो रशियन गवर्नमेंट है वो शेयर नहीं करता, और बाकी एजेंसीज जस्ट लाइक लैंसेट इज देयर, डब्ल्यूएचओ इज देयर, या और देशों की जो हेल्थ एजेंसीज हैं उस डेटा को एक्सेस करके वेरीफाई नहीं कर लेते। तो अब वैक्सीन बनने का जो दौर है वो शुरू हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में भी 3 वैक्सीन है जो लगभग फाइनलाइजेशन स्टेजेस पे चल रहे हैं। यूएसए में भी 4-5 कंपनीज हैं, और हर एक एरियाज में, हर एक कंट्री में लगभग 1 या 2 कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के, तो उनके नाम अब धीरे धीरे बाहर आने शुरू होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब ये सारा सिस्टम होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा, या अपने एग्जाम से पहले, अगर अनफॉर्चुनेटली एग्जाम पहले होता और ये सिस्टम ठीक नहीं होता, तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा वैक्सीन के नाम और उनके टाइप पढ़ के जाएंगे पेपर से पहले। अभी इन पे अपना ज्यादा दिमाग खराब मत करना, बिकॉज ये डेली डेली नई नई न्यूज आती रहती है, इतना हमें गैदर नहीं करनी होती इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बड़ी न्यूज, टैक्स रिफॉर्म्स को लेके एक बड़ा अनाउंसमेंट करा गया 13 अगस्त को मोदी जी के द्वारा, और एक नाम सामने आता है, एक स्कीम सामने आती है, दैट इज फेसलेस असेसमेंट स्कीम। फेसलेस असेसमेंट स्कीम इन द टैक्स रिफॉर्म्स। देखिए, थोड़ा सा हमें बेसिक समझने की आवश्यकता है, मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, सो दैट जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारे साथ क्लास में 1-2 प्रोफेशनल्स भी हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स भी हैं, तो दे विल हेल्प मी आउट अगर कुछ इशू होता है तो देखिए, टैक्सेशन सिस्टम, हर एक देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है, या अपने देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें सर्टेन चेंजेस रिक्वायर्ड है। कारण इसकी टैक्सेशन सिस्टम की कुछ बेसिक क्वालिटीज होती हैं जो हर एक कंट्री में होनी चाहिए। सबसे बड़ा होता है कि टैक्सेशन सिस्टम डायरेक्ट होना चाहिए। ज्यादातर जो रेवेन्यू आता है सरकार का, वो डायरेक्ट टैक्स से आना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स से मेरा मतलब है कि ऐसा टैक्स जिनको आप डायरेक्टली पे करते हो टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली नहीं पे करते, जस्ट लाइक जीएसटी वगैरह जो टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिनको आप एज एन कंज्यूमर, आप जिससे सामान खरीदते हो उसको पे करते हो, वो फर्दर सरकार को पे करता है इन अ स्टैगर्ड मैनर।
डायरेक्ट टैक्स होता है, आप जस्ट लाइक इनकम टैक्स इज देयर, वेल्थ टैक्स इज देयर, कॉर्पोरेट टैक्स इज देयर, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। तो टैक्सेशन का जो नेट है वो डायरेक्ट टैक्स से हमारा ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, गरीब और अमीर दोनों ही उसको पे करते हैं, और सरकार नहीं चाहती कि जो टैक्स है वो ज्यादा टैक्स का बर्डन लोअर इनकम स्ट्रेटा ग्रुप पे भी पड़े। सो पहला पॉइंट है कि हमारा जो टैक्सेशन से रेवेन्यू आता है, डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, डायरेक्ट टैक्स से कम आता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमें डायरेक्ट टैक्स का नेट वाइडर करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दैट कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट टैक्स में आए और इससे डरे नहीं। इस तरीके की स्लैब्स बनानी है कि सभी लोग जो भी नेट में आते हैं वो अपना टैक्स ऑटोमेटिकली पे करते रहें। दूसरी बड़ी बात है कि जो टैक्स डिमांड, अनरीजनेबल टैक्स डिमांड्स को कर्व करना है। अनरीजनेबल टैक्स डिमांड से मेरा मतलब है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं अपनी टैक्स की असेसमेंट करते हुए बहुत ज्यादा टैक्स निकाल लेते हैं अपने ही एक्ट को एरर में पड़ते हुए, या कई बार इस तरीके की ट्रांजैक्शंस जिन पे एक्चुअली टैक्स कम बनता था, गवर्नमेंट कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बना के उससे ज्यादा टैक्स अमाउंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जस्ट लाइक वोडाफोन वाला केस हुआ था। इसके अलावा टैक्स के डिस्प्यूट्स बहुत चलते हैं, बड़े जो टैक्स पेयर हैं, बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, या इवन इनकम टैक्स के भी बहुत सारे लिटिगेशन डिस्प्यूट्स चलते हैं गवर्नमेंट और टैक्स पेयर्स के बीच। तो उन लिटिगेशन के टाइम को कम करना है। ऐसा पैसा सरकार को जो आज मिलना था और केसेस की वजह से डिले हो गया, 5 साल बाद मिला, तो उसका एज एन सच मोटिव खत्म हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये 3-4 मेजर चेंजेस है जो हमें हमारे टैक्सेशन सिस्टम में करने चाहिए एज पर मी, और बेसिकली यही बेसिक आइडिया आपको लेना है जब तक आप इकोनॉमी में टैक्सेशन सिस्टम नहीं समझ लेते इंटायरली। तो आज हम इस न्यूज की बात करेंगे इसी सेगमेंट के साथ कि फेसलेस असेसमेंट को रोल आउट करा जा रहा है। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ह्यूमन कनेक्शन, जो फिजिकल कनेक्शन था, उसको रिप्लेस कर देंगे ये लोग डिजिटल कनेक्शन के साथ। यानी कि जो इंटरेक्शन होगा, जो इंटरफेस होगा, वो किसी डिजिटल पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, फिजिकल नहीं होना पड़ेगा। उसके कुछ प्रॉब्लम्स थी फिजिकल, जब आप टैक्स पेयर्स, टैक्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के ऑफिसर से मिलते थे या टैक्स डिपार्टमेंट में जाते थे, तो सर्टेन इनएफिशिएंसीज वहां पे रिपोर्ट करी गई थी। इनएफिशिएंसीज का भी मेरे पास डेटा है, और यहीं पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन ने भी बोला है, तो वो भी बोलती है कभी कभी, तो उन्होंने बोला है कि ये जो आएगा कंप्लायंस बर्डन कम होगा और इसमें टैक्स की जो फेयरनेस बढ़ेगी। बेसिकली टैक्स जितना इजी कंप्लायंट होगा, जितना आपको टैक्स फाइल करना इजी होगा, उतनी ही ज्यादा कलेक्शन होगी, उतने ही कम डिस्प्यूट होंगे टैक्स को लेके सरकार और टैक्स पेयर्स के बीच। जब टैक्स में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज में एरर भी होता है, बहुत सारी काइंड ऑफ इनएफिशिएंसीज जनरेट होती हैं, उसके साथ साथ डिस्प्यूट्स का भी और मिसकम्युनिकेशन का भी एक ईरा साथ साथ स्टार्ट हो जाता है, और सरकार की जो इनकम है टैक्स से आने वाली वो भी कम होती है, और हमारी जो मिडिल इनकम क्लास है जो एक्चुअली टैक्स टेररिज्म का एक विक्टिम बन जाते हैं। जो यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं वो शायद इस बात को अच्छे से समझेंगे। उस काम के लिए दे सेड कि अब हम फेसलेस असेसमेंट करेंगे। इसके कुछ फीचर समझिए। फेसलेस असेसमेंट का मेरा जो सरकार का बेसिक मतलब है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को एबोलिश कर दिया जाएगा। लेट अस से आप चंडीगढ़ में रहते हो, तो आपका जो टेरिटोरियल डिपार्टमेंट है, आपका जो इनकम टैक्स असेस करेगा वो चंडीगढ़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। वहीं से कोई टैक्स इंस्पेक्टर, कमिश्नर को वो टैक्स एलोकेट किया जाता है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। राइट नाउ थ्रू आउट द कंट्री किसी भी पर्सन को आपका टैक्स जो असेसमेंट है एलोकेट करा जाएगा, वो असेस करेगा कि आपका टैक्स ठीक है या नहीं है। इन केस अगर कोई गड़बड़ी है तो वो आपको डिजिटल माध्यम से ही नोटिस भेजेगा, और आप डिजिटल माध्यम से ही उसको रिस्पॉन्ड करोगे। आपको उस बंदे के साथ फिजिकल इंटरफेस में आने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसके सामने आप टेबल पे नहीं जाके बैठोगे, उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे एंड समहाउ इस तरीके की चीजें। सो इसमें एक बड़ा टाइम सेव होगा। उसके बाद रैंडम एलोकेशन करा जाएगा, किसी को भी हो सकता है। जो भी नोटिस वो पर्सन भेजेगा आपको, उस नोटिस का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, इंटरनल ऑनलाइन पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो भी ये आपके भेजे गए नोटिस को रजिस्टर करता है। कि अगर लेटर से कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो कोई बोगस या बार बार रिपीटेडली किसी को हरास कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस आइडेंटिफिकेशन नंबर के अगेंस्ट ये नोटिस इशू करे गए हैं, एंड दे विल बी कॉशियस अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और आप उसी DIN नंबर के अगेंस्ट अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपसे मांगे गए हैं उनको आप डिपॉजिट करोगे।
फिजिकल इंटरफेस खत्म होने से सर्टेन इनएफिशिएंसीज रिमूव करी जाएंगी, ऐसा है। और जो भी असेसमेंट हो रही है, असेसमेंट से मेरा मतलब है जो लोग नहीं समझ पा रहे कि आपने कोई टैक्स फाइल करा था, आपका टैक्स लेटर से 1 लाख रुपए बनता था, आपने 70,000 रुपए पे कर दिया, और वो 30,000 लेने के लिए या आपका एक्चुअल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है। पहले सिंगल बंदा असेसमेंट करता था, पूरी टीम उसको बैठ के असेस करेगी और उसके बाद ये रिव्यू में फाइनलाइज करा जाएगा। सिटी टू सिटी वेरी करेगा कि एक डिपार्टमेंट ने इसको रिव्यू करा, अगला डिपार्टमेंट इसको फाइनलाइज करेगा, अगले बंदे को नोटिस भेजेगा, रेंडमली बंदे सिलेक्ट होंगे। एंड यहाँ पे करप्शन का स्कोप बहुत कम रहेगा और लोगों को टाइम सेविंग लगेगा, इजीली कंप्लायंट लगेगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें वहां पे ऐड ऑन करी गई हैं। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, ऑलरेडी भी तो चल ही रहा था, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। हो सकता है मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि हमें टैक्स रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, या टैक्स रिफॉर्म्स किस तरीके से हो रहे हैं। इन दैट सिनेरियो एक बात समझिए, टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स दिए जाते हैं सरकार द्वारा बजट में, तो हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन टैक्स टारगेट्स को पूरा करने के लिए कई बार काफी अनरीजनेबल डिमांड्स, ये लेके आओ, वो लेके आओ, या फालतू के एरर के कारण ज्यादा टैक्स असेसमेंट दे देते हैं, जिस वजह से वो बंदा कोर्ट जाता है, ट्राइब्यूनल जाता है और वो केस डिले होता रहता है और सरकार को जो रेवेन्यू आज मिलना था वो 2-3 साल या 4 साल बाद मिलता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा। हाँ जी सोनिया जी, टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन आप जहां पे अपना पैन असेस करवा रहे हो वहीं से होता है। अब वो लोग इसको हटा रहे हैं, कोई भी बंदा आपकी जोरिस्डिक्शन से बाहर भी आपका केस असेस कर सकता है। ये जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना कि इसमें एरर आता है या इस तरीके की चीजें, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है। जब भी हम मेंस में आंसर लिखते हैं ना, प्री में तो चलो ऐसी बातें आती नहीं है, अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो, आप सीधा एक पॉइंट लिख रहे हो कि भाई इंडिया में जो टैक्स कलेक्शन है या टैक्स असेसमेंट है उसमें बहुत सारे एरर है, ये एक फैक्ट हो गया। अगर आप ऐसी बातें लिख रहे हो तो उसके साथ अगर आप सोर्स मेंशन करोगे कि भाई ये बोल रहा था कि इसमें ऐसा है, कोई सरकारी सोर्स या कोई रिपोर्ट मेंशन करोगे, तो आपका जो फैक्ट है वो वैलिडेट हो गया, जस्टिफाई हो गया। मेंस में नॉर्मली ऐसी बातें अगर आप लिखते हो और उनका सोर्स आपको मालूम है, तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम लोग सोर्स आपको बताते हैं। तो कैग की रिपोर्ट आई थी डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू पे, 2019 की रिपोर्ट है लास्ट ईयर की। इन्होंने बोला कि जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, असेसमेंट ऑफिसर्स हैं, वो बहुत सारे एरर कमिट करते हैं। इवन जो बेसिक प्रोविजंस है ना इनकम टैक्स एक्ट के, वहां पे भी इन्होंने बहुत सारे एरर किए हैं असेसमेंट करते हुए। और असेसमेंट का प्रोसीजर बिल्कुल ओपेक है, सामने वाले को पता नहीं लगता कि मेरा टैक्स किस तरीके से असेस हुआ है। पता भी लग जाए तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है आप अपनी असेसमेंट देखना कि आपको समझ नहीं आता, यू विल नीड अ सीए कि भाई मुझे समझा कहां से कैसे टैक्स बना मेरा, राइट। तो ये इसलिए हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए अमाउंट 2020-21 के बजट में सरकार ने डेटा दिया, सरकारी डेटा, कि 8 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स हमारा फंसा हुआ है पब्लिक में, और जिसमें से भी लगभग 3 लाख करोड़ ऐसा अमाउंट है जो 2 साल से पुराना पब्लिक में फंसा हुआ है किसी केसेस के कारणवश, कि उनकी असेसमेंट ठीक नहीं हुई, वो ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है और सरकार को वो टैक्स नहीं मिला। अब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो वाकई वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग्स कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट 3.4 लाख केसेस जो हैं डायरेक्ट टैक्स के, वो रजिस्टर्ड हैं। कमिश्नर जो अपील की हुई है, कमिश्नर के अगेंस्ट जो अपील होती है कमिश्नर के पास, और लगभग 1 लाख केसेस हैं इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में पेंडिंग पड़े हैं। अगर मार्च 31 2019 की हम लोग बात करें, इतने केसेस हैं इनकम टैक्स लिटिगेशन को लेके पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको आने वाले सालों में इन्होंने रेटिफाई करना है। और चलो केसेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केसेस जीते भी ना डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतने बुरे एरर करता है कि बाद में ये लोग अप्रूव नहीं, वहां पे इन चीजों को प्रूव नहीं कर सकते। और जो सक्सेस रेट है, अगर हम ओवरऑल एरियाज में देखें, इकोनॉमिक सर्वे ने हमें बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सक्सेस रेट है केसेस में, दैट इज 30%। 70% केसेस वो हार जाते हैं। 8 लाख का सिर्फ 30% अमाउंट लगभग ये वापस लेके आ पाएंगे, बाकी का अमाउंट ये हार जाएंगे टैक्सेशन में। क्या होता अगर ये असेसमेंट ठीक करी होती, लेटर से 8 लाख करोड़ रुपया टैक्स बना था, ये 6 लाख करोड़ ही बनता या 5 लाख करोड़ ही बनता, और सेम टाइम मिल भी जाता और इतने लिटिगेशन के चक्कर्स में ना पड़ना पड़ता और सरकार को फालतू ह्यूमन रिसोर्स हायर करके उनको सैलरी ना देनी होती, राइट। तो इस तरीके की चीजें हमें देखनी होती हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक टैक्स पेयर्स चार्टर भी इशू करा है, जिसमें इन्होंने बोला है कि हमें टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट में हार्मनी बनानी है, उनका जो ट्रस्ट का डेफिसिट है ये है। अब हम इसको टैक्स टेररिज्म कहते हैं। जो जो टैक्स पेयर हैं वो समझ पाएंगे
कि हमें डर लगता है कि यार अभी जुलाई आने वाला है, अगस्त आने वाला है, तो हमें रिटर्न फाइल करनी है, तो कोई गड़बड़ ना हो जाए इन समहाउ। तो वो जो ट्रस्ट डेफिशिएट है, या हमें एक्स्ट्रा टैक्स ना पड़ जाए, हर एक ट्रांजेक्शन को हम बड़ी स्क्रूटिनी के साथ करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को बड़ा बड़ा सिनिकल होके देखते हैं, वो सारी चीजें खत्म करनी है। टैक्स पेयर्स को बड़ा इजी कंप्लायंस पे रखना और टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स को बड़ा सिंपल रखना है। ये धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी की जो रिफॉर्म्स हैं या टैक्सेशन के रिगार्डिंग फंडाज हैं, वो हम इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। मेरा पॉइंट यहाँ पे यही था कि आपको फेसलेस जो टैक्सेशन सिस्टम है या इससे रिलेटेड कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसके 2-4 पॉइंट्स बताना। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हम पढ़ते रहेंगे टाइमली जब अर्थव्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई डाउट है तो बता दीजिए। दो पहला ही टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, some people may have started yawning, but अभी ठीक हो जाएगा। अब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो बता दीजिए, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई डाउट नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक अंडर सी केबल इनॉग्रेट करी है चेन्नई और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच। अब ये क्या है अंडर सी केबल? तो पहले थोड़े से बेसिक्स देख लीजिए। लगभग 2300 किलोमीटर लॉन्ग अंडर सी केबल को हम सबमरीन केबल भी कहते हैं। इसकी वजह से वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे, जो कि अभी तक वहां पे इंटरनेट की स्पीड काफी कम थी। मेन जो प्रोमिनेंट वहां पे द्वीप है, आइलैंड्स है, उनको कनेक्ट करा जाएगा, जस्ट लाइक स्वराज द्वीप इज, लॉन्ग आइलैंड, रेनगेट आइलैंड, लिटिल अंडमान, कमोटा, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इस तरीके सारे जो जहां पे ठीक ठाक साइजेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उनको डेवलप करा जाएगा। वहां तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। और इन्होंने कुछ स्टार्टअप हब्स की भी बात करी। बेसिकली ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हम लाना चाहते हैं इन द डेवलप्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जहाँ पे ठीक ठाक पॉपुलेशन है उन आइलैंड्स को एटलीस्ट हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैप देख लीजिए जिन जिन आइलैंड्स की हमने बात करी है अंडमान एंड निकोबार में। तो काफी लगभग मोर देन 200 आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ मोर देन 200 आइलैंड्स इज देयर। और जिनमें से जस्ट लाइक देयर इज लिटिल अंडमान इज देयर, कार निकोबार है, या मैं कमोटा की बात कर रहा था, ग्रेट निकोबार है, और सबसे नीचे तो इंदिरा पॉइंट है जिसको हम सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं हमारे ओवरऑल इंडियन टेरिटोरी का। और यहाँ पे कुछ कुछ वाटर बॉडीज हैं जिन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डनकन पैसेज है जो पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल है या सैम्ब्रेरो चैनल है। नीचे ऊपर ऊपर कोकोस चैनल है जो कोकोस आइलैंड को सेपरेट करता है। तो इस तरीके की थोड़ी सी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे आप लोग समझ लेना अपने के लिए, है ना। बैरन आइलैंड है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे देखी गई थी। अब नेक्स्ट, बिफोर वी हम थोड़ा सा इस अंडर सी फाइबर केबल के मुद्दे को समझे, मुझे पता है आपको नहीं समझ लगा अभी। एक चीज और, अंडमान निकोबार का मैप जब हम देख ही रहे हैं तो पिछले साल इन्होंने ना 3 आइलैंड्स को रीनेम कर दिया था। आपके लिए प्रीलिम में एक टेंशन बनाने के लिए सरकार ने 3 आइलैंड पकड़े और उनको थोड़ा आत्मनिर्भर नाम, हिंदी नाम दे दिया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए लोगों के साथ। जस्ट लाइक हैवलॉक आइलैंड वाज देयर, उसका नाम रख दिया स्वराज द्वीप, है ना। नील आइलैंड था, उसका नाम रख दिया शहीद द्वीप। रॉस आइलैंड था, उसका नाम रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो नाम चेंज होने की प्रथा वैसे बहुत पुरानी है अपने देश में, और लगभग लगभग इन चीजों पे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आना संभवतः ऐसी बात है, अंडमान निकोबार से अर्लियर भी इनकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग जरा ध्यान देना इनके नाम चेंजेस पे भी। और आज हम बात कर रहे हैं कि इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे हम आने वाले दिनों में एक सबमरीन कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से। ये केबल्स फाइबर केबल्स ही होती हैं। फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा हम लोग फाइबर केबल्स ही यूज करते हैं। एनी बेस ऑफ नेम गिवन? तृप्ता, क्या डाउट है आपका? किस तरीके के बेस की आप बात कर रहे हो? जस्ट लाइक ये जो नाम दिए गए हैं, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड को रिप्लेस करा गया शहीद आइलैंड, स्वराज द्वीप एंड नहीं, जब मतलब पिछले साल की बात है, शायद मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन जब पढ़ा था हमने तो नाम ही सरकार ने चेंज करे थे कि ये थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश एक्सेंट के नेम है, हम इनको हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इनके साथ उनकी, अगर सुभाष चंद्र बोस हमने आइलैंड का नाम रखा तो उनकी कोई बड़ी हिस्ट्री होगी वहां पे। सबमरीन कम्युनिकेशन केबल की मैं बात कर रहा था। इनको नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी केबल्स हैं, इनको एक्स्ट्रा एक कोटिंग लेयर डाल के हम लोग समुंदर तल के माध्यम से डिफरेंट लैंड मासेस को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने का वही पर्पस है जो हम लैंड पे केबल्स बिछाते हैं, कि इंटरनेट की स्पीड, जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो इन
केबल्स के माध्यम से ज्यादा स्पीड से हो जाता है। और ये ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा कि आज जितना भी हम कम्युनिकेशन देख रहे हैं, आप ये क्लास लगा रहे हो तो इसका सर्वर तो कहीं ना कहीं यूरोप में होगा, नदरन यूरोप में जूम के सर्वर है ना, स्वीडन, फिनलैंड या नॉर्वे, इस तरीके के ठंडे देशों में है। और आप बैठे हो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में बैठे इसको एक्सेस कर रहे हो, वो डेटा नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज से ट्रांसमिट होके आपके फोन तक पहुंच रहा है। तो सारा वायरलेस तो हो नहीं रहा, ये एक वायर्ड कनेक्शन है ना। आप तक जरूर वायरलेस आ रहा है, आपके जो बेस स्टेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक कनेक्शन वायर्ड है विद द मीडियम ऑफ सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स, जिन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रखा है। राइट, इंटरनेट आया तो हम लोग थोड़ा लोकल एरिया लैंड नेटवर्क पे थे। राइट नाउ हमारा वाइडर एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो उन सिनेरियोज में ये जो आपको केबल्स दिख रही हैं, तो सारे कॉन्टिनेंट्स को अंडर सी फाइबर केबल्स के साथ कनेक्ट करा गया है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिलायबल डेटा स्पीड। ठीक है, ये हुआ लगभग, इंडिया जब इस नेटवर्क को ज्वाइन करता है वो ईयर है 1993, है ना। देश में 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिनको मालूम है उनको बता दूं, एलपीजी नॉर्म्स। ये मैं गैस की बात नहीं कर रहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सिंस देन हम लोग थोड़ा ऑप्ट कर रहे हैं इस टाइम 1991 के बाद सर्विस इंडस्ट्री का, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, इंटरनेट बेस्ड इंडस्ट्री का एक्सपेंशन बहुत हुआ। छोटी छोटी कंपनीज भारत में जस्ट लाइक टीसीएस थी, इन्फोसिस थी, विप्रो थी, ये तीन कंपनीज बहुत छोटी छोटी कंपनीज थी इंडिया में 1993 से पहले। उसके बाद इनका एक्सपेंशन, आज इंडिया जाना जाता है एज एन पायनियर ऑफ इंटरनेट रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री कंपनीज। और ये क्यों संभव हो पाया? बिकॉज हम 1993 में इस नेटवर्क का पार्ट बन गए, जिस वजह से हाई कनेक्टिविटी, रिलायबल स्पीड ऑफ इंटरनेट हमें वहां पे मिला। सिमिलरली हम जो हमारे डिस्टेंट आइलैंड्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से अंडमान निकोबार एक है, और उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी आने वाले 2-3 साल में हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। ये मोदी जी ने आज ही बोला अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, जब मैं एक्सरप्ट्स देख रहा था। अब द पॉइंट इज कि हम ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके हमें क्या फायदा होगा ना, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, किस तरीके का सरकार को बेनिफिट होने वाला है, या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या है। तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट सबसे पहले बात करेंगे कि देखो, अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच स्थित है, और ऑन द माउथ ऑफ अंडमान सी, जहां से स्टार्ट होती है स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका शुरू होती है। स्ट्रेट ऑफ मलाका जिन लोगों को, वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, स्ट्रेट ऑफ मलाका एक नैरो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है अंडमान सी को फर्दर साउथ चाइना सी की प्रिकर्सर बॉडीज के साथ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड राउट है, और चाइना या इस एरिया में जाने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, शिपिंग लेन्स हैं, वो यहीं से होके गुजरती हैं। हम भी इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर कल को चाइना, जस्ट लाइक चाइना ने श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप कर लिया, बांग्लादेश में एक पोर्ट डेवलप कर लिया, म्यांमार में एक पोर्ट डेवलप करने की बातें हो रही हैं, तो चाइना हमें ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली कन्फ्रंटेशन देने के लिए रेडी हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या स्ट्रेटेजिक हो। उस केस में यहाँ पे होने वाली एडवर्सरीज को काउंटर करने के लिए हमने एक जॉइंट कमांड बनाया। हमारे देश में वैसे तो जो आर्म्ड फोर्सेज है उनकी कमांड अलग है, एयरफोर्स की कमांड अलग है, चलो अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आ चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी ओवरऑल कमांड्स हैं वो अलग है, एयरफोर्स की, नेवी की एंड आर्मी की। बट एक ही ऐसी कमांड है जो बहुत टाइम से एज एन जॉइंट कमांड डेवलप्ड है, वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड। और उसका कारण यही है कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ऑन द माउथ ऑफ स्टेट ऑफ मलाका, जो कि एक बहुत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। और ओवरऑल जिस तरीके का माहौल है इंडियन ओशन में, चाइना की एग्रेशन हमें देखने को मिल रही है, या साउथ चाइना सी में जैसा चाइना कर रहा है, वैसा एपिसोड इधर ना रिपीट हो जाए, इसके लिए हम वहां पे अग्रसर है। इस कमांड को अब इस तरीके की और कम्युनिकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो डेफिनेटली उनको एक बूम होगा। दूसरी बात है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वहां पे काफी होंगे। अगर उस एरिया, हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस एरिया में आने वाली कंपनीज जो हैं उनको रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन या इस तरीके का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सरकार लोन प्रोवाइड करेगी, तो उन सिनेरियोज में उनको
वाकई अपलिफ्टमेंट होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी एरिया में, हो सकता है कुछ अच्छी मैन्युफैक्चरिंग वहां पे स्टार्ट हो जाए और हमारे आत्मनिर्भरता के झंडे के वो साथ खड़े हों। और तीसरा फायदा है गवर्नेंस को लेके कि सरकार इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज हमारे अपनी प्रोवाइड कर सकती है। समबडी हैज रेज्ड हैंड। आदित्य जी, जो भी एक बार डाउट है आप चैट में लिख दीजिए, माइक पे मैं आपका अंत में डाउट लूंगा। उन्होंने लोअर कर लिया, चलो एनी हाउ, अगर है कोई डाउट तो आप चैट में लिख सकते हो, आई कंसिडर इट। ठीक है जी, तो ये तीन बेनिफिट्स हैं इस तरीके की डेवलपमेंट जो हम अंडमान एंड निकोबार या जब भी सुदूर एरियाज के आइलैंड्स को कनेक्ट करने पे बात करेंगे, तो इन तीन एस्पेक्ट्स पे आप मेंस में भी लिख सकते हो, प्री के लिए भी ये बातें याद रख सकते हो। जो चीजें मैंने बताई वो मैंने स्लाइड में भी डाली है, जब पीडीएफ मिलेगा तो तब आप अकॉर्डिंगली इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही न्यूज कई बार आया पिछले 4-5 साल में, बहुत बार इस पे बात हुई है। आदित्य जी, 4G सर्विसेज अगर इंटायरली मैं बात करूं तो वो स्टार्ट होंगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ एरियाज हैं जहां पे इन्होंने स्टार्ट कर सकते हैं सैटेलाइट के मीडियम से, लेकिन वाइड लेवल का अगर इंटरनेट कनेक्शन वहां पे प्रोवाइड करना है तो डेफिनेटली इनको केबल्स चाहिए वहां पे। तो हम बात कर रहे हैं चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की। ये उससे रिलेटेड न्यूज ना बार बार आ रही है। ये न्यूज है कि वहां पे ना चेर्नोबिल के बारे में अगर जिनको नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूक्रेन में, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, सोवियत संघ का। 1986 में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ और उसका एक रिएक्टर ही उड़ गया। कैन यू इमेजिन कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे कोर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही उड़ जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो उस एरिया में ओवरऑल जो विकिरण है वो फैलने शुरू हो जाएंगे, रेडिएशन फैलना शुरू होगा, रेडिएशन पोल्यूशन होगा, उस रेडिएशन से बहुत सारे लोग कैंसर से मारे जाएंगे या उनको बहुत सारी जेनेटिकल लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बॉडी में। ऐसा हुआ चेर्नोबिल एक्सीडेंट के टाइम। और फॉलोइंग दैट 1986 ऑनवर्ड्स उस एरिया को, लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो एरिया खाली कर दिया गया, वेकेट कर दिया गया। और सिंस देन आज तक वहां कोई भी नहीं रहता। वो 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वहां पे रेडिएशन का इफेक्ट आज भी है, जो कि आने वाले लंबे टाइम तक बना रहेगा। बट वहां पे कोर ऑफ द रिएक्टर में एक ब्लैक कलर की फंजाई डेवलप होना शुरू हो गया, जो कि एक सरप्राइजिंग था रिसर्चर्स के लिए। 86 में ये ओवरऑल एक्सीडेंट होता है। 86 के बाद इसको अबेंडन कर दिया गया, वेकेट कर दिया गया एरियाज को। वहां पे एक आर्क भी बनाया गया, शेल्टर भी बनाया गया, सो दैट कि जो आने वाला रेडिएशन है उसको वो लोग कंटेन करने की कोशिश करें कुछ समय के लिए। बट 1991 ऑनवर्ड्स ही उस ये जो कोर ऑफ रिएक्टर है वहां पे एक ब्लैक फंगस डेवलप होना शुरू हो गया। इस फंजाई को अगर स्टडी करा गया तो दे फाउंड, जो रिसर्चर्स को पता लगा कि भाई ये जो फंगस है ये रेडियोट्रॉफिक फंजाई है और ये मेलानिन पिगमेंट को यूज करके गामा रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इन शॉर्ट ये वहां के रेडिएशन लेवल को कम करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके का ये तो इवोल्यूशन इज अ बेसिक फिनोमेना कि यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी स्पीशीज हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हो रही है, इवॉल्व कर रही है। तो ये उसी तरीके का एक एग्जांपल हो सकता है। बट राइट नाउ जो न्यूज आ रहा है वो इससे रिलेटेड नहीं है। न्यूज ये है कि इसी फंजाई को यूज करके हम लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बचा सकते हैं जब वो चार्ज्ड पार्टिकल्स की या गामा रेडिएशंस की सर्टेन लेयर्स को क्रॉस करते हैं अपने वोयाजेस पे। तो उस लिए ये न्यूज आ रही थी। तो आप थोड़ा सा बेसिकली ये ध्यान रखना कि रेडियोट्रॉफिक फंजाई क्या है या ये कहाँ पे डेवलप हुई है। तो ये चेर्नोबिल पे हुई है। चेर्नोबिल की मैं थोड़ी सी आपको बेसिक बातें बता देता हूँ कि चेर्नोबिल अर्लियर यूक्रेन का पार्ट था। यहाँ पे समवेयर ये जो एरिया है यहाँ पे नदरन पार्ट में यूक्रेन में एक टाउन था प्रिपियात के नाम से। वहां पे सोवियत यूनियन, जब यूएसएसआर हुआ करता था, आज यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है बट उस टाइम ये सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो उनका एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे चल रहा था जिसमें 1986 में एक्सीडेंट हुआ। और इसमें यूएसएसआर को काफी बैकलैश भी मिला ग्लोबली और 1989 में यूएसएसआर टूट भी गया था। तो वहां पे ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट था इस प्लेनेट का अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मैं बात करूं। अदर देन हम लोग बॉम्ब एक्सप्लोड कर चुके हैं, लेकिन अगर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट कौन सा था या ये किस कंट्री में हुआ।
इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं स्टेट्स कई बार पूछ लेते हैं। एचसीएस में आई गेस क्वेश्चन आ ही चुका है, हरियाणा ने पूछा था 2014 में पूछा था, हिमाचल ने भी पूछा था एचसीएस में कि चेरनोबिल की लोकेशन क्या थी। तो इस तरीके के बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखने। एक फन फैक्ट बताता हूँ, अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा, ये वही रिएक्टर का लोकेशन है, बहुत बड़ा एक आर्क बनाया कंक्रीट का जस्ट टू कंटेन द रेडिएशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। इनकी ओपन कोर है, वहां पे बहुत सारा फ्यूल भी होगा, तो रेडिएशन कंटेमिनेशन हो रहा है, उसको कंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा आर्क यहाँ पे प्लेस करा है। यूरोपियन यूनियन इस तरीके के एरिया से फंडिंग लेके यूक्रेन ने इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। दो ये जो 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अभी भी हैबिटेबल नहीं, हैबिटेबल तो यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्होंने तो जाना शुरू कर दिया है, बहुत फ्लॉरिश कर रहा है, जंगल यहाँ पे काफी डेंस हो चुका है बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड देयर। ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड कब होंगी उस पे अभी आने वाली रिपोर्ट्स बता सकती है। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार फैक्ट्स यहाँ पे जरूरी थे। हम आगे बढ़ते हैं इजराइल यूएई पीस डील पे, है ना। रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूज आ रहा था कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको आप दुबई के नाम से जानते हो, वहां उनमें आपस में एक डिप्लोमेटिक डील हुआ। ये डील जो मीडिएट करवाया ये यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। तो इसका क्या ओवरऑल इक्वेशन है ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस डील की जो डिटेल्स है वो तब आएंगी जब ये दोनों मिलेंगे, अभी मिले नहीं, अभी तो उन्होंने हाँ करा कि यस यस हम मिलेंगे और हम डील करेंगे। और ट्रंप ने इसको मीडिएट करवाया तो वो भी अपनी छाती पीट रहे हैं कि यस मैंने करवा दिया, जो कभी पॉसिबल नहीं था वो हमने करवा दिया। तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स देख लीजिए। ये मैप है वेस्ट एशिया का, और वेस्ट एशिया में आपको दिख रहा है इधर 2 कंट्रीज, इजराइल, और इजराइल के साथ छोटी सी टेरिटरी है पैलेस्तीन की, राइट। और लोकेशन वाइज आपको बता दूं कि यहाँ पे वो कंट्री भी जिसकी हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, दैट इज लेबनान, जहां पे अभी अमोनियम नाइट्रेट से बहुत बड़ा धमाका हुआ है ना, फर्स्ट वीक में। तो अब इस एरिया में एक कंट्री मैंने आपको बताया इजराइल, और दूसरी कंट्री है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। 5-6 एरियाज के शेख्स ने मिलकर एक ऑटोक्रेटिक कंट्री बनाई है 1970s 1960s ऑनवर्ड्स। ये वहां पे अपना रूल कर रहे हैं। अर्लियर ये थे दुश्मन देश, इजराइल और यूएई। दुश्मन देश क्यों थे? क्योंकि 1948 अगर इजराइल की लोकेशन आप देखना चाहते हो इंडिया कॉरस्पॉन्डिंग, तो वेस्ट एशिया में एक बहुत छोटी सी कंट्री है मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हुई। यहाँ पे अर्लियर ये पूरी की पूरी टेरिटरी पैलेस्तीन हुआ करता था। ये जो एरिया अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत सारे यूरोपियन जूस जिनको हिटलर ने वहां पे एनहिलेट करा था, मारने की कोशिश करी थी, टर्मिनेट करी गई थी बड़ी पॉपुलेशन, तो वो लोग माइग्रेट होके अपना होमलैंड, कभी ये उनका भी होमलैंड हुआ करता था, यहाँ पे आना शुरू हुए और इधर आपस में कम्युनल लड़ाइयां शुरू हुई। तो 1947 में यूनाइटेड स्टेट सेड कि भाई आपको आधा आधा बांट देते हैं, 2 लैंड, टू स्टेट थ्योरी आई थी। तो सिंस देन इजराइल जो है ये बहुत सारे वॉर्स के दौरान, बहुत सारे कन्फ्रंट्रेशंस के दौरान इजराइल अपनी टेरिटरी बढ़ाता ही जा रहा है, और पैलेस्तीन को इसने लगभग ऑक्यूपाई करके रखा है। पैलेस्तीन आज बिल्कुल छोटी सी डॉट लाइक टेरिटरी बची है मैप में, और इजराइल अपनी टेरिटरी बढ़ाता ही जा रहा है, राइट। तो इस कारणवश ये जो कंट्रीज हैं, जो अरब देश जिनको बोला जाता है शेख्स द्वारा गवर्न किए जाने वाली अरब कंट्रीज, ये सारी इजिप्ट हो गया, लीबिया है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, सीरिया, ये सारी कंट्रीज का वॉर हुए थे इजराइल के साथ 1950 और 1980 के बीच। उसके चलते ये दुश्मन लोग ठहरे। अब राइट नाउ इनको थोड़ी दोस्ती की तरफ लेके जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी हम लोग बात करते हैं, और अभी अभी 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उनका किसको लेके क्या मतलब है उसकी बात करेंगे। इजराइल देखिए, वहां पे अभी भी इलेक्शन हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये वहां पे री इलेक्ट हुए हैं। काफी पॉपुलिस्ट कैंपेन इनका चला, और इन्होंने कैंपेन में बोला कि जो बची कुछ टेरिटरी ना जॉर्डन रिवर के क्रॉस पैलेस्टीनियन एरियाज है, उनको भी हम लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि वही फर्टाइल लैंड है इजराइल के पास। तो इस तरीके की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, अच्छे दिन आने वाले टाइप वहां पे, तो इनको वोट्स मिली। दूसरी बात है, ये जो है यूएई के शेख हैं, अब इस डेमोक्रेसी लविंग वर्ल्ड में ये एक ऑटोक्रेटिक रूलर है, और एक झंडा उठा के चल रहे हैं कि बीइंग एन ऑटोक्रेटिक रूलर मैं वहां पे डेवलपमेंट कर रहा हूं, हम वहां पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड में, वेस्ट एशिया के मुस्लिम वर्ल्ड में हमारा एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो
तो उस सिनेरियो में अब डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन की विक्ट्री की तरफ देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी भी वेस्ट एशिया की कुछ कन्फ्रंट्रेशन कम करने में अमेरिका की डिप्लोमेटिक जीत हो रही है और अमेरिका भी वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है और आने वाले टाइम में हम चाइना या रशिया जैसी पावर्स को काउंटर कर सकते हैं। तो तीनों का अपना अपना वहां पे मोटिव है, मेजरली ये एक पॉलिटिकल मोटिव है। उसके चलते ये लोग तीनों डील में आए हैं। डील क्या हुई कि चलो ठीक है, यूएई जो है वो इजराइल को एज एन रिकॉग्नाइज करेगा कि इनकी जो टेरिटरी इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली है, और इजराइल ने बदले में क्या बोला कि हम जो और चीज ऑक्यूपाई कर रहे थे इस एरिया, जो जॉर्डन कंट्री, जॉर्डन रिवर की वैली है, उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। सो फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल, जो कि यहाँ पे चौथा एलिमेंट है, उनके लिए ये जीत भी है हार भी है। हार इसलिए क्योंकि पहले अरब वर्ल्ड की कंट्रीज जस्ट लाइक यूएईज या बाकी कंट्रीज पैलेस्टीनियन लोगों को सपोर्ट किया करते थे। पॉलिटिकल एक मॉरल सपोर्ट होता था इजराइल के अगेंस्ट कि इनको आजादी दो, इनका जो आपने लैंड ग्रैब किया है उनको छोड़ो और इनको पॉलिटिकली आप लोग आजाद कर दीजिए। तो वो एक एक सपोर्टर छिन गया। दूसरी बड़ी बात की, जब पैलेस्टीन की टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने का प्लान इजराइल लेके बैठा था, उस प्लान को हो सकता है इस डील के दौरान रद्द कर दिया जाए। तो पैलेस्टीनियन पीपल के लिए एक जीत भी है, एक हार भी है। अब यूएई अपने अरब माइंडसेट के साथ इजराइल की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, उसके और भी बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण है यूएई की एनिमिटी विद ईरान। अब अगर वेस्ट एशिया का थोड़ा मैप देख ही रहे हैं तो यहाँ पे भी अपना पावर स्ट्रगल है, एक एक यूनिक पावर स्ट्रगल है। यूनिक इन द सेंस की जस्ट लाइक यहाँ पे दो बड़ी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है और ईरान है। ईरान जो है वो शिया बिलीफ की कंट्री है, मुस्लिम्स शिया बिलीफ के लोग हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी बिलीफ की कंट्री है। ठीक है, तो ये दोनों में आपस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत है। राइट नाउ उनमें पॉलिटिकल और मिलिट्री सब कुछ डिफरेंसेस है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान वाली कहानी है इन लोगों की। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बार लड़े हैं। जस्ट लाइक सीरिया में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, और ईरान अपनी सर्टेन सर्विसेज यूज करके सीरिया की सरकार को सपोर्ट कर रहा है आईएसआईएस को हराने के लिए। तो इनडायरेक्टली ये सीरिया की लैंड पे लड़ रहे हैं। सिमिलरली ये लोग यमन में हाउथी रिबल्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को रीइंस्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल हाउथीज को फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड, सॉरी ईरान फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो इन दैट सेंस ये एक काइंड ऑफ एनिमिटी का सेंस चल रहा है। और ये जो ग्रुप है, ये सारे का सारा ग्रुप सऊदी अरेबिया के साथ है। और इजराइल भी सऊदी अरेबिया, सॉरी ईरान को अपना बड़ा दुश्मन मानता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको ईरान ने नर्चर करा है, जिन्होंने इजराइल में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स। जस्ट लाइक जिसकी बात हम हमास की बात कर लें, हमास जो है वहां पे एक छोटा सा लैंड ग्रैब है गाजा स्ट्रिप पे, उसको रूल करते हैं इस एरिया में। या हम हेजबोलास की बात कर लें, पिछले लेक्चर में मैं आपको हेजबोलास के बारे में बता रहा था, मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान बेस्ड जो इजराइल में कभी कभार अटैक करते हैं, तो वो एक एनिमिटी होगी। सिमिलरली यूएई का कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है यमन में भी, और वहां पे भी ईरान इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त टाइप फंडा भी यूएई का इन्वॉल्व है इजराइल के साथ, है ना। तो ये थोड़ा सा ओवरऑल अगर आप पिक्चर समझोगे तो धीरे धीरे हम लोग आईआरएस को और एक्सपैंड करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेना, जस्ट लाइक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कौन कौन सी कंट्रीज के बीच है। 5 कंट्रीज है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये यहाँ पे भी एक डिफरेंट चलने वाला नेशन है कतर, उनकी क्या आइडियोलॉजी है। इनको हम आने वाले लेक्चर्स में जैसे जैसे न्यूज चलती रहेगी उसकी बात करेंगे। अब डील की जो शर्तें हैं उनको हम अभी डिस्कस कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो शर्तें अभी तो ड्राफ्ट ही है, और उनको फाइनल ये डिस्कस करेंगे या तो ये किसी जूम मीटिंग पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग पे कर सकते हैं, या अगर कंडीशन कंडक्टिव रही तो ये किसी सेफ लोकेशन पे मिल के अपने डिफरेंसेस को दूर करेंगे और डील फाइनली साइन करेंगे, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक वेस्ट एशिया में काफी बड़ा शिफ्ट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, और प्री के लिए वैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इस एरिया की लोकेशंस बहुत जरूरी हैं। नॉर्मली गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, इस पे सवाल आ चुका है। गोलन हाइट्स कहाँ पे है, इस पे सवाल आ चुका है। डेड सी कहाँ पे है, इस पे सवाल आ चुका है ना। अभी लेबनान पे क्वेश्चन आने की बिल्कुल आसार बने हुए हैं, क्योंकि अभी वो ज्यादा न्यूज में था, बीरथ पोर्ट पे एक्सप्लोजन हुआ है। तो जब भी आपको समय मिले अपना ऑक्सफोर्ड मैप उठाइए और इन लोकेशंस को जरा ध्यान में रखिए। आने वाले टॉपिक्स में भी मैं बात करूंगा मैप्स पे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर। तो हम लोग इजराइल वाला टॉपिक रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हम लोग बात कर रहे थे 3 कंट्रीज पे कि इनकी आपस में एक डील हुई है, ठीक है। डील हुई है, पहले ये दुश्मन देश थे, ये है इजराइल के प्रधानमंत्री और ये हैं दुबई के शेख, मुझे इनका नाम नहीं पता। तो इनकी ना आपस में दुश्मनी थी पैलेस्तीन वाले इशू को। कोई गल नहीं हरमनवीर, लेट मी कंप्लीट। तो पैलेस्तीन के जब इजराइल ने पैलेस्टीनियन लैंड को ग्रैब करना शुरू करा, यूनाइटेड नेशन ने एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की थ्योरी दी। उसके बाद से जो अरब देश से वो इजराइल से नाराज थे कि आप पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स पे अत्याचार कर रहे हो। सिंस देन कभी इनकी वेस्टर्न जो भी वेस्ट एशिया की अरब कंट्रीज है उनके साथ बनी नहीं ठीक ठाक, एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया से अभी थोड़े रिलेशन ठीक हो गए हैं। तो राइट नाउ एक वेस्ट एशिया की शेख वाली कंट्री इजराइल के साथ एक पीस डील साइन कर रहे हैं, जिसमें ये अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे और बदले में इनको कुछ ना कुछ मिलेगा क्या कि इजराइल बोल रहा है कि इजराइल ने एक लैंड ग्रैब या एक एनेक्सेशन प्लान बनाया है, जिसमें ये बची खुची पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को भी एक्वायर करने का प्लान बना के बैठे। ये जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे, है ना, इस एरिया में जो सर्टेन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं इनको ग्रैब करने का प्लान बना रहे हैं। इट इज इन द जॉर्डन वैली, फर्टाइल रीजन है। राइट नाउ यूएई सेड कि आप ये प्लान को विड्रॉ कर दीजिए और हमारे जो पुराने डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। अब इनका बेसिक कारण पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल कारण इस वजह से है क्योंकि अभी राइट नाउ अमेरिका में इलेक्शंस ड्यू हैं, इजराइल में अभी भी इलेक्शन होके हटे हैं, तो वहां पे ये प्राइम मुद्दा था लैंड एनेक्सेशंस एंड वेस्ट एशिया में अपनी इन्फ्लुएंस फैलाने का। एंड अमेरिका में भी अभी इलेक्शंस ड्यू हैं और यूएई के जो नवाब हैं, जो शेख हैं, वो ये चाहते हैं कि बीइंग एन ऑटोक्रेटिक रूलर, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेट रूलर्स हैं, बीइंग एन ऑटोक्रेटिक हम लोग डेवलपमेंट और शांति आसपास बनाए रख सकते हैं, वो एक झंडा अपना दिखाना चाहते हैं। तो ये सारा फंडा मैं आपको बता रहा था और वहां पे मैंने एक पावर ट्रायंगल आपको समझाने की कोशिश करी, जो कि मैं आने वाले दिनों में भी आपको बहुत बार समझाऊंगा, विच इज ऑफ द सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये आपस में दुश्मन देश हैं। सऊदी अरेबिया सुन्नी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, ईरान शिया आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, और यही एक कारण है ईरान से एनिमिटी चलने के कारण सऊदी अरेबिया भी थोड़ा इजराइल की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है और ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली फिलॉसफी पे आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है यूएई भी ईरान से दुश्मनी के कारण, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ग्रुप में ही है यूएई भी। अगर मैं डिप्लोमेटिक टाइज की बात करूं तो यूएई भी ईरान से दुश्मनी के चलते इजराइल के थोड़ा क्लोज जा रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त टाइप, है ना। कुछ मैंने उदाहरण आपको दिए थे कि किस तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली एरियाज में लड़ रहे हैं। जैसे लाइक सीरिया में एक सऊदी अरेबिया आईएसआईएस या उससे जुड़े हुए ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था और ईरान जो था आईएसआईएस के अगेंस्ट जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे या सरकार थी उसको सपोर्ट कर रहा था। जस्ट लाइक ईरान लेबनान में बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप को डेवलप करके इजराइल में डिसरप्शंस क्रिएट करना चाहता था, जिसका नाम हेजबोलाज है, पिछले लेक्चर में बता के गया। या यमन में किस तरीके से यमन की सरकार को आउस्ट कर दिया, एक हाउथी रिबिलियन, हाउथी पीपल है वहां पे, उनका एक रिबिलियन क्रिएट करके उनको फंडिंग देके, और वहां पे यूएई और सऊदी अरेबिया के कुछ इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उनके कुछ ऐसे मिशन है, जैसे लाइक हमास जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है, दिस इज गाजा स्ट्रिप का एरिया, तो वहां पे एक मिलिटेंट ग्रुप रूल करता है हमास, ओनली पैलेस्टीनियन टेरिटरी। वैसे अगर मैं मानूं कि पैलेस्टीनियन देश आज सोवरेन पैलेस्टीनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो ये गाजा स्ट्रिप है। सोवरेन भी क्या है, ये एक फाइनेटेंट मिलिटेंट ग्रुप है जो इस टेरिटरी को रूल कर रहा है, और ईरान इजराइल के साथ थोड़ी बहुत कन्फ्रंट्रेशन इनकी होती रहती है। सो इन सभी चीजों के चलते जो ये पावर ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है, 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है, इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इनकी ग्रुपिंग्स है, कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसको सपोर्ट करता है, ये पॉलिटिकल इक्वेशंस डिसाइड करती हैं। और यहाँ पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में वो इजराइल के माध्यम से आता है। इजराइल अमेरिका का बहुत पुराना और लॉयल साथी है, और इसी के चलते यूएसए अपने ग्रुप में सऊदी अरेबिया और धीरे धीरे यूएई जैसी कंट्रीज को भी इंक्लूड कर रहा है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा इन्फ्लुएंस भी वेस्ट एशिया में बना रहे और धीरे धीरे अमेरिकन वोटर्स को भी दिखाने लायक कंटेंट हो जाए ट्रंप के पास कि मैंने वेस्ट एशिया में अपनी डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली है। हालांकि उनकी डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स बहुत हुए हैं ग्लोबली, तो ये एक जीत वो अपनी दिखाना चाहते हैं। ये बात मैं कर रहा था अर्लियर, मेरी वॉइस क्रैक होने की वजह से मैंने इसको रिपीट करा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, बता दीजिए चैट में। तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मैं बात कर रहा था कि सरकार ने अभी बोला कि हम लोग 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे, लोन के माध्यम से फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे
कुछ सर्टेन टॉपिक्स जस्ट लाइक एग्री इन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एग्री टेक प्लेयर्स, फार्मर ग्रुप्स को जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है या फार्म एसेट्स, बेसिकली सरकार ना कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, सरकार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है सो दैट कि हमारे देश का जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनकी रियली अपलिफ्टमेंट हो सके। क्योंकि सरकार आज ज्यादातर जो पैसा स्पेंड करती है गवर्नमेंट, वो करती है एमएसपी के माध्यम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करा जाता है। उस प्राइस से, उस इनकम से फार्मर क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है या नहीं होता है, उसको असेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मार्जिनल फार्मर्स ज्यादा है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इन्वेस्टमेंट में आता ही नहीं है। तो राइट नाउ गवर्नमेंट थोड़ा एमएसपी वाले सिस्टम से दूर भाग रही है, स्पेशली ऐसे एरियाज जो ज्यादा सरकार से पैसा लेके जा रहे हैं एमएसपी के रूप में, जस्ट लाइक व्हीट इज, राइस इज, दो वो भी एक इमेच्योर मूव है, बट वहां से पैसा बचा के सरकार इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका लॉन्ग टर्म में फायदा काफी होने वाला है। तो उसके लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार ने बनाया है, और इस फंड सेंटर सरकार पूरे का पूरा पैसा देगी। डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, यानी कि लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, तो ओवरऑल पूरे फार्मिंग सेक्टर का यहाँ पे इकोनॉमिक लाभ होने वाला है। ये ओवरऑल मेरा बेसिक फंडा था। अब अगर ये कोई लोन की स्कीम है, तो धीरे धीरे सरकार हर साल एक फंड बना के किसी न किसी अपनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, नाबार्ड जनरली यहाँ पे रहेगा मेरे हिसाब से, उसके माध्यम से इनको डिसबर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है, इट इज रिलेटेड टू डेप्सांग प्लान्स। डेप्सांग प्लेन्स पे दोबारा एक मीटिंग हुई है, दौलत बेग ओल्डी पोस्ट पे हमारे मेजर जनरल लेवल की मीटिंग्स हुई हैं। काफी टाइम से जो कन्फ्रंट्रेशन चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो उसमें बस बाकी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। मेरे पुराने लेक्चर्स में आपने देखा होगा, हमने गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स का एरिया, उसकी ज्योग्राफिकल एरियाज, पंगोंग सॉन्ग लेक पे फिंगर पॉइंट लोकेशंस, क्या उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स रहे हैं, एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, स्टिल किसी दिन और हम लोग इसको डिटेल में दोबारा भी पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा, दैट इज देप्सांग प्लेन्स। देप्सांग प्लेन्स भी एक प्लेन एरिया है वहां पे, प्लेटू काइंड सिचुएशन में, गलवान वैली के एक नॉर्थ साइड का ये जो रीजन है, सॉरी ये बड़ा एक मिनट, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इट्स कॉल्ड देप्सांग प्लेन्स, है ना। वैसे पूरा थ्रू आउट द चाइना भी कुछ एरियाज में हम लोग इनको बोला जाता है। अब राइट नाउ अगर लोकेशंस की बात करी जाए, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, मैं वैसे दीज आर नोट टू स्केल, इस तरीके का ना, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं लद्दाख के रीजन में मैं देखा जाऊं तो यहाँ पे भी कुछ एरियाज है जो इंडिया कंट्रोल करता है इन देप्सांग प्लान्स का। बाकी जो एरिया है इंडिया क्लेम करता है। 1962 ऑनवर्ड्स ये एरिया चाइना के अंडर है, एक्साई चीन का रीजन इसको बोलते हैं, और कुछ प्लेन्स ये बॉर्डर के अलॉन्ग भी है ना। तो इन सारे लैंडस्केप को देप्सांग प्लेन्स बोला जाता है। जस्ट कई बार पेपर में लोकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो। ओवरऑल जो कन्फ्रंट्रेशन हुआ था एलएसी पे चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लोग गलवान वैली के थ्रू, ये काराकोरम माउंटेन रेंजेस है ना, तो यहाँ पे वैलीज के थ्रू इसको ट्रांसफर्स करा जा सकता है। तो एक गलवान वैली है गलवान रिवर पे, उस वैली के थ्रू वो इंडियन टेरिटरी में एंटर हो गए थे। यहाँ पे वैसे भी सेंस ऑफ कंफ्यूजन बहुत है, हमारे पास दो मैप है, इंडियंस के पास अलग मैप है जिसमें एक इंडियन बॉर्डर जो जिसको हम क्लेम लाइन कहते हैं वो अलग है, और चाइना के पास एक अलग मैप है ना। ये कंफ्यूजिंग दो टाइप ऑफ बाउंड्रीज है। इंडिया कहता है कि हमारी बाउंड्री ये है, चाइना कहता है कि नहीं है आपकी बाउंड्री ये है ना, क्लेम लाइंस है। तो ये जो 10 किलोमीटर एरिया है, यहाँ पे अक्सर स्टैंड ऑफ्स देखा जाता है ना। तो उसमें से देप्सांग प्लेन्स जो था वो हमने डिस्कस नहीं किया था, तो उसकी बेसिक से इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाली है, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दौलत बेग ओल्डी पोस्ट वहां पे दिखती है, अक्साई चीन का जो बॉल्ड्रो रेंज है वो भी वहां से दिखता है, और काराकोरम पास भी वहीं पे है। सो अभी मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स के बाद जिस तरीके से हम लोग वहां पे डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सिचुएशन क्रिएट हो रखा, राइट। तो नेक्स्ट प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट पे हम बढ़ते हैं कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने अफलॉट करी है, विच इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि हम आत्मनिर्भरता का झंडा उठा के घूम रहे हैं,
जिसमें हम लोगों ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी भी निकाली है, जिसमें डिफेंस एक्विजिशन 2020 पॉलिसी अभी ड्राफ्ट है, अभी उसको फाइनलाइज करेंगे कि हम लोग जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट होती है उसको धीरे धीरे आत्मनिर्भरता, वहां पे सेल्फ रिलायंस पाने की कोशिश करेंगे। तो आत्मनिर्भरता आएगी कैसे? जब हम एक इंस्टीट्यूशनल वे से उसको डेवलप करेंगे, अपने देश की इंडस्ट्रीज को और इनोवेशन थोड़ी लेके आएंगे। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाया, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कुछ बेसिक चीजें आप लोग जरा पढ़ लीजिए। ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जिसमें 3 सेगमेंट्स है। पहला है जो नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल है, एनटेक के नाम से। ये इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन के दोनों ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेंगे सो दैट कि हम लोग अपना कुछ इनोवेशन कर सकें उस डिफेंस के सेक्टर में, और लोकल प्रोडक्शन पे भी ध्यान देंगे। इंडिजिनाइजेशन करने की कोशिश करेंगे कि हम कहीं से इंपोर्ट ना करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और यहीं पे एक वर्किंग ग्रुप बनेगा जो इनके द्वारा स्टार्ट किए गए प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन पे देख रेख रखेगा। लास्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल। एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा जो कि नेक्स्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सेक्टर की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को आगे लेके जाने का काम करेगा। ये 3 टीयर स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक मुद्दा ये है यहाँ पे कि ये 3 एरियाज हैं। जस्ट लाइक एंड यूजर्स आर देयर ना, एंड यूजर्स हैं हमारी फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस। डिफेंस की अगर बात करें, एंड यूजर्स। उसके बाद है एकेडमिया। एकेडमिया वो है जो रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, राइट। और तीसरा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मेन, हर एक बंदे का यहाँ पे अलग अलग अपना रूल है ना। एंड यूजर को तो चलो डिमांड है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। एकेडमिया के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ब्रेन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च कर सकते हैं, बट इनके पास पैसे नहीं है, ये डेवलप नहीं कर सकता, ना ही इनके पास रिसोर्सेज हैं कि ये प्रोडक्शन में लेके जा सकें। तो इन तीनों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। एकेडमिया है, उन्होंने R&D करा, ब्लूप्रिंट इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री ने उसको मैन्युफैक्चर करा अच्छे प्राइस से, एंड यूजर को दे दिया। स्ट्रेटेजिक डिमांड भी पूरा हो गया, एकेडमिया का भी रोल यहाँ पे प्ले होगा, और इंडस्ट्री को भी प्रोडक्शन भी हुआ, इंडिजिनाइजेशन भी हुआ, सेल्फ रिलायंट भी हुआ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों पैरामीटर्स को कलेक्ट करेगी और इन्हीं को कंबाइन करके काम करेगी। सिमिलर चीजें जब हम वैक्सीन डेवलपमेंट में देखते हैं तो भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। कोरोना का एकेडमिया इज लाइक इशू एकेडमिया इशू मैं आपको बता रहा हूँ। एकेडमिक्स है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्चर्स हैं ना, वो करेंगे रिसर्च, पेटेंट्स लाएंगे, इनोवेशन करेंगे, कहाँ पे क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, ड्रोन्स बनाएंगे, या जो भी जिस तरीके की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं। अब वो बनाया तो वो एक प्रोटोटाइप बनाएंगे ना एकेडमिक लोग। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी छोटी सी लैब में पूरी डिफेंस का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर दोगे। अब उस रिसर्च को यूज करके इंडस्ट्री वाकई उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। एंड यूजर हमारी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, कि जिसको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, है ना, किसी को गन चाहिए, किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए, रेडार चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें, इन तीनों को एक पटल पे लेके आना और साथ साथ डेवलपमेंट करनी है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंडा है। मैं बात कर रहा था वैक्सीनेशन डेवलपमेंट या इस तरीके की चीजों पे भी हम सेम यही ट्राइंगल बनाते हैं कि हमारे पास सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जस्ट लाइक मेडिकल काउंसिल रिसर्च है, या हमारा ओवरऑल जो सरकार की ऑर्गेनाइजेशंस है जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रही हैं। हमारे पास कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च कर रही हैं, प्लस हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, प्लस हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। कंपनीज के पास उसको मास मैन्युफैक्चर करने का इंफ्रा है, एकेडमिया के पास दिमाग है, उसको यूज करके वो लोग वैक्सीन बना सकते हैं, और सरकार उनको कोऑर्डिनेट कर देगी एक लेवल पे कि आप करिए ना। कोवैक्सीन है, या जो भी 3 वैक्सीन कैंडिडेट है, वो इसी तरीके से कंबाइनली हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज हम लोग डिफेंस में लेके आ रहे हैं। आगे एक स्कीम इस हफ्ते लॉन्च करेगी, वो है PM स्वनिधि। स्वनिधि से मतलब है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो लॉन्च करेगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च करा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। और ये स्कीम है लोन प्रोवाइड करने की, और वो भी कोलेट्रल फ्री लोन ऑफ 10,000 एक साल के लिए। किन लोगों को? स्ट्रीट वेंडर्स को। लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जिनका बिजनेस कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से हर्ट हुआ, या जिनकी लिवलीहुड्स छिन गई हैं, उनको अपना बिजनेस रीस्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति लोन दिया जाएगा एक साल के लिए।
और कोलेट्रल फ्री लोन होगा। कोलेट्रल फ्री लोन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, मुझे लगता है कई लोगों को शायद ना पता हो। और ये जो लोन है, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सिडबी के द्वारा करा जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सरकारी। और अब अगर कोलेट्रल फ्री लोन है तो गारंटी कौन देगा? गारंटी देने के लिए हमारे पास एक ट्रस्ट है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके माध्यम से सरकार बैंकों को गारंटी दिलवा देगी कि अगर आपका पैसा डूब जाता है तो हम यहां से उसको रीपे कर देंगे, कुछ अमाउंट उसका रीपे कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब समझिए कोलेट्रल फ्री लोन क्या होता है। लेट अस से एक पर्सन है, उनको कोई घर खरीदना है या वट एवर, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बैंक के पास जाएगा कि भाई मुझे लोन दे दो, मुझे ये घर खरीदना है। तो बैंक उसको वैसे ही लोन नहीं प्रोवाइड करता। आप जिन जिन लोगों को ईएमआई जाती है मालूम होगा, तो वो कुछ ना कुछ कोलेट्रल गिरवी रखेंगे, रहन देंगे बैंक को कि भाई मेरे पास ये पेपर्स हैं, तू ये प्रॉपर्टी के पेपर्स रख ले, या इन शॉर्ट इस घर के ही पेपर तुम्हारे नाम रख लियो, ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी और मैं इस पे किस्तें चुकाता रहूंगा। इन केस मैं आपकी किस्तें नहीं चुकाता तो आप प्रॉपर्टी को सील करके उसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेना। बैंक को एक गारंटी मिल गई कि ये बंदा भागेगा नहीं, भाग जाता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है और उस बंदे को वो घर मिल गया, इसके पास पैसे नहीं थे। दिस इज हाउ फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स। बट इन द केस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, तो उनके पास कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो ओवरऑल कोलेटरल शो नहीं कर सकते। अब उनका बिजनेस हर्ट हुआ तो सरकार उनको हेल्प करना चाहती है, तो गवर्नमेंट सेज कि आप इनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करिए, जिनमें इनको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है। सर स्टार कंडीशंस वहां पे रहेंगी। तो उस सिनेरियो में गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा? गारंटी प्रोवाइड करने के लिए ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सरकार ने बनाया, वो एज एन गारंटी प्रोवाइड कर देगा कि कुछ अमाउंट आपका, उस पे अभी एक ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि कितने % तक वो सरकार अपनी जेब से दे देगी अगर बैंक का पैसा डूब जाता है। इससे क्या होगा? बैंक ओपनली उनको लेंड करेंगे, उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो अपना काम धंधा दोबारा से शुरू करेंगे, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। राइट, ये वैसे तो 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन ये अभी भी न्यूज में था। डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल छपा था जिसमें इन्होंने थोड़ी सरकार को क्वेश्चन करा है कि आप इस प्रोजेक्ट को अबेंडन क्यों कर रहे हो, आप इसको होल्ड पे क्यों रख रहे हो। तो हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और इसका जो एब्रीवेशन टर्म है ओसोवॉक, ये भी काफी कंफ्यूजिंग दिखता है। और ऐसे कंफ्यूजिंग दिखने वाले टर्म्स कई बार पेपर में आ जाती है ना। सिंपली वो डालेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एग्जैक्टली एक्सप्रेस दिस ओसोवॉक, है ना, या ये किससे रिलेटेड, इस तरीके का एमसीक्यू डाल दिया जाएगा और आपको you'll have no idea about ना कि ये क्या है, आप अपने तुक्के मार के आओगे वहां से। तो आपको तुक्के ना मारने पड़े तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन इज कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ने अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो स्कीम है उसको थोड़ा होल्ड पे रखा है। मार्च में एक प्रपोजल लेने के बाद उन्होंने होल्ड पे कर दिया। ये तो है न्यूज। अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये कैसे है। तो ये एक पुराना इनिशिएटिव है, 2-3 साल पहले इस इनिशिएटिव को शुरू करा गया था, जिसमें जितने भी ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है ना, उनको इंटरकनेक्ट करने का एक ग्लोबल नेटवर्क बनेगा। उदाहरण के लिए कि हमारे देश में बहुत सारे सोलर पावर ग्रिड्स हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं, है ना, हमने रूफ टॉप पे भी सोलर पावर प्लांट्स लगा रखे हैं। उनको ग्रिड से कनेक्ट करना है। ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म है, ग्रिड से कनेक्ट करना है और देश के सारे ग्रिड्स आपस में कनेक्ट करने हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर ग्लोबली सारे ग्रिड्स आपस में कनेक्ट करने हैं। तो एक ग्लोबल नेटवर्क बनेगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ग्रिड्स का। यानी कि हम कहीं से भी रिन्यूएबल एनर्जी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा एक नेटवर्क हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें कि इंडिया लीड कर रहा है इस ओवरऑल नेटवर्क में। ठीक है, तो इन अ बेसिक देसी लैंग्वेज आपको ये बेसिक आइडिया मैंने देना था। अब ये इसमें कुछ फैक्ट्स और भी छुपे हुए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। उनमें से है कि इसको सबसे पहले कंसेप्चुलाइज कहाँ करा गया। तो एक ग्लोबल री इन्वेस्ट मीटिंग हो रहा था 2 ऑर्गेनाइजेशंस का, वहां पे इसकी बात उठी। वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी मैं आगे बात करूंगा, और इंटरनेशनल सोलर अलियंस। 2 ऑर्गेनाइजेशंस में हमने आवाज उठाई कि हम एक ऐसा ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें सारी कंट्रीज हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। एक आह्वान किया गया और बहुत सारी कंट्रीज आई भी।
इस ओवरऑल सिस्टम का जो ब्लूप्रिंट है वो हम वर्ल्ड बैंक की टेक्निकल असिस्टेंस से बनाएंगे कि किस तरीके से टेक्निकली ये चीजें फिजिबल हो पाएंगी इन ग्रिड्स को कनेक्ट कर पाना। ऑलरेडी भी हम इस टेक्निकल प्रोग्राम का हिस्सा हैं जब अपने देश में नेट मीटरिंग या इस तरीके की ग्रिड कनेक्टिविटी चल रही है लोकल इंटरनल लेवल पे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक एलिमेंट आया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तीन फैक्टर्स हैं। अब इसको तीन फेजेस में इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम एशियन कॉन्टिनेंट को पूरा कनेक्ट करेंगे, देन इसमें अफ्रीका को भी ऐड करा जाएगा एंड देन इसको ग्लोबलाइज कर देंगे थ्रू आउट द ग्लोब। सारे जो ग्रिड्स हैं उनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसका ब्लूप्रिंट जब आएगा तब हम समझ पाएंगे कि भाई ये कैसे करेंगे ग्लोबलाइज, है ना। तब तक हमारे पास सिर्फ इनकी बातें, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बना रहा है, जस्ट लाइक चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू रोड्स एंड रेलवेज बना रहा है। हम रिन्यूएबल सोर्सेज के ग्रिड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बीआरआई को कहीं ना कहीं काउंटर करेगा। कुछ मायनों में ये बात सत्य है। अब तीन पैरामीटर्स जो मैंने आगे बात करी उस पे आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 22 कंट्रीज का जो इंडियन ओशियन को बॉर्डर करती हैं। इसका हेडक्वार्टर एबन मॉरिशस में सिचुएटेड है। 22 देश है, तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे कोऑपरेशन में है। वो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आपके सामने है, जस्ट लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी इज देयर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है आपस में, फिशरीज का मैनेजमेंट है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, साइंटिफिक कॉपरेशन है, टूरिज्म प्रमोशन है। ये 5-6 टॉपिक्स हैं। दो इन 6 टॉपिक्स को आपने रट्टा नहीं मारना। मैंने वैसे ही दिखाया कि 22-23 कंट्रीज मिलके इन टॉपिक्स पे हर साल बात करते हैं या नए नए इस तरीके के एग्रीमेंट्स या इन चीजों की आगे कॉपरेशन बढ़ाते हैं। अब इनके मेंबर्स पे बड़े बार क्वेश्चन आया। यूपीएससी ने 2014 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, इनके मेंबर्स पे था, है ना। पंजाब सिविल सर्विस में 2015 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। सिमिलरली स्टेट्स में इससे जुड़े हुए इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें ठहरे 22 देश। अब सभी देशों को रट्टा मारना बड़ा मुश्किल काम है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। वो ये है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, तो इंडियन ओशियन के आसपास की कंट्रीज हैं, ये एक बात आपने याद रखनी है। तो ये ठहरा इंडियन ओशियन रीजन, राइट। इंडियन ओशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं वही इसकी मेंबर है, बाकी जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट्स है। तो आपको मैप में जो ग्रीन, डार्क ग्रीन कंट्रीज दिख रही है वो इसकी मेंबर्स हैं। तो सारी नहीं है, 3 कंट्रीज छोड़ दीजिए यहाँ से। एक तो ये 1 नंबर, दूसरी ये नहीं है, और तीसरी ये। बाकी कोई भी कंट्री छूटी नहीं है, बाकी सारी इंडियन ओशियन पे आने वाली कंट्रीज इंक्लूडिंग दुबई यहाँ पे वो इसकी मेंबर है। अब आप सिर्फ एक काम करिए, जो नहीं है वो याद कर लीजिए कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन या इस तरीके की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है इनकी कंट्रीज याद करने का आपको मैप ही एक तरीका हो सकता है। बेसिक एक काम करिए कि आप अपना जो एटलस मैप आपके पास है, और जिनके पास नहीं है वो बाय कर लीजिए ऑक्सफोर्ड का एटलस मैप, और उनमें से सारी ग्लोब मैप में आप लोग कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको आइडिया होगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो उन दैट सिनेरियोज आप मैप के माध्यम से अगर ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज याद करोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जस्ट लाइक इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इधर वे आपको 22 कंट्रीज का रट्टा मारना है, और दूसरे तरीके से सिर्फ आपको 3 कंट्रीज याद करनी है कि जो इसकी मेंबर्स नहीं है इंडियन ओशियन रीजन में। तो अब मुझे मैप का आइडिया है कि कौन सी कंट्री कहाँ है, तो 1 नंबर पे सोमालिया है, 2 नंबर पे पाकिस्तान है, 3 नंबर पे म्यांमार है। बाकी सारी कंट्रीज इंडियन ओशियन रिम की मेंबर्स हैं। ऑप्शन आएंगे आप टिक कर दोगे। आएगा तो एमसीक्यू, मेंस में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में आप इन 3 कंट्रीज का नाम याद रखते हुए भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इन केस आपको मैप का आइडिया है। जस्ट लाइक यहाँ पे सोमालिया को कौन बॉर्डर करता है, कोई बताएगा मुझे? तो दिस इज केन्या, राइट। तो इस तरीके की ये, दिस इज तंजानिया, दिस इज मोजाम्बिक, दिस इज साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशियस, है ना। ये यमन है, ये ओमन है, यूएई है, ईरान है, राइट। इधर थाईलैंड है, ये सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। तो इस तरीके से आपको कंट्रीज थोड़ा मेमोराइज करनी पड़ेंगी, अपने अपने तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें भी इंडिया ने लीड लिया। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी सामने देखेंगे फ्रांस के फ्रांसिस हॉलैंड के साथ, जब हमने इसको इनिशिएट करा था 2015 में। बात तब की है जब
जब हम पेरिस क्लाइमेट समिट की बात कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन का एक क्लाइमेट समिट होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21, पेरिस एग्रीमेंट आप बार बार न्यूज में देखते हो ना, ट्रम्प एग्जिट करके ये हो गया। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस एग्रीमेंट साइन हो रहा था। मीनवाइल हमने अपना एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना ऐसी कंट्रीज जिन पे डायरेक्टली सन रेज पड़ती हैं, तो उनके पास एक रिसोर्स है जिसको वो टैप कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर पड़ने वाली कंट्रीज को आह्वान किया हमारे प्रधानमंत्री ने कि आप जुड़िए हमारे साथ, हम एक इंटरनेशनल सोलर अलियांस बनाते हैं। तो टोटल 121 कंट्रीज हैं जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और 20.3 डिग्रीज हाफ साउथ इनके बीच पड़ती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर तो आपको मालूम होगा, इनकेस नहीं तो आप ज्योग्राफी में पढ़ लोगे। तो इन कंट्रीज को साथ लेके हमने एक सोलर अलियांस शुरू करा। धीरे धीरे इन कंट्रीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और ज्वाइन करना शुरू किया। आज इस ओवरऑल इनिशिएटिव में लगभग 200 कंट्रीज मेंबर हैं और इस एग्रीमेंट को भी लगभग 100 कंट्रीज ने आगे ज्वाइन कर लिया। इसकी अगर क्रोनोलॉजी आपने समझनी है तो ये बात सबसे पहले शुरू हुई 2015 में इंडिया अफ्रीका समिट में। मोदी जी ने बात करी कि हम लोग सोलर एनर्जी को लेके कुछ कर सकते हैं। उसी साल एंड में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी पेरिस में 2015 में। तो कॉन्फ्रेंस में गए मोदी जी, तो वहां पे भी इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल सोलर अलियांस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैरेलली एक मीटिंग होस्ट करी लोगों के साथ, और अगले ही साल 2016 में मोरक्को में जो अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी COP22, वहां पे एक एग्रीमेंट फ्रेमवर्क बना के तैयार कर दिया और लोगों को बोला कि भाई पिछली बार तुमने दिखाया था इंटरेस्ट मेरी बात में, और अब इसको साइन करते हैं और हम आपस में कॉपरेट करेंगे सोलर पावर हार्नेस करने के लिए और उनको आसपास एरियाज में फैलाने के लिए भी। तो आज लगभग 200 कंट्रीज ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करा और इस एग्रीमेंट को भी 100 से ज्यादा कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया, यानी कि वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस से भी 2016 आईएएस प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हेल्प करेंगे। और स्टेट्स यूपीएससी से अक्सर क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, तो उसके लिए आप ध्यान में रखोगे ये सारी चीजें। नेक्स्ट एक वियर्ड न्यूज दिखा, इंडियन रिसर्चर्स ने ना एक नया फिनोमेना देखा है अरेबियन सी में, जिससे हम लोग मॉनसून और आने वाली वेव्स या इस तरीके की वेदर फॉर्म फिनोमेना को बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, एक फ्री एडवाइस देता हूँ, एज फार एज इंडियन मॉनसून इज कंसर्न, ठीक है, तो मॉनसून को सिर्फ मॉनसून खुद ही समझ सकता है। इंडियन मॉनसून, अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो चलो अब तो चीजें काफी ठीक हो गई, लेकिन आज से 10 साल पहले तो दे वर कंप्लीटली क्लूलेस कि कैसे कैसे हम लोग ओवरऑल प्रिडिक्शंस करें वेदर फोरकास्ट से। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं जो डे बाय डे हमें नए पता लग रहे हैं कि ये चीजें हैं जो मॉनसून को अफेक्ट करती हैं, ये चीजें हैं जो मॉनसून को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। एंड बीइंग एन यूपीएससी एस्पायरेंट्स, अगर आईएमडी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बड़ा कच्चा चिट्ठा मिलेगा फिनोमेनाज का कि जो मॉनसून को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और बीइंग एन एस्पायरेंट, अनटिल अनलेस आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, तो आप इनको हेलीकॉप्टर व्यू लेके छोड़ सकते हो। नहीं तो आप वेदर एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन ये फिनोमेनाज खत्म नहीं होंगे। हर साल नई नई चीजें निकलती आएंगी। तो हम सिर्फ एक हेलीकॉप्टर व्यू लेने जा रहे हैं एक नए फिनोमेना का, विच इज बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये देखा गया है कहाँ पे, अरेबियन सी में, और हमने इसको इन सिंक देखा कि किस तरीके से मॉनसून में ब्रेक्स आ रहे हैं और मॉनसून इंटेंस हो रहा है। सिमिलरली कोई हीट की मूवमेंट वहां पे देखी जा रही है अरेबियन सी में। करीब 10 से 50 दिन के आसपास का पीरियड है, अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में। ये सिमिलरली इन सिंक विद कि जब ये फिनोमेना एक्टिव होता है तो इंडियन ओशन और अरेबियन सी के एरिया में हाई सी वेव्स की एक्टिविटी देखी जाती है। तो अगर हम उनको प्रिडिक्ट कर पाए तो उनसे होने वाला नुकसान, जस्ट लाइक कोस्टल एरिया में इरोजन होता है या अदर एडवर्स इंपैक्ट होते हैं, तो हम उनको मिटिगेट करने के लिए कोई ना कोई मेजर्स ले लेंगे, है ना। जब भी डिजास्टर्स की बात होती है, वेदर फिनोमेनास की बात होती है, तो हम उनको चेंज तो कर नहीं सकते हैं ना। अगर वेव्स आ रही हैं तो आ रही हैं, लेकिन हम उनसे बचने का कोई ना कोई इंतजाम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट फॉर द हम उनको फोरकास्ट करते हैं। तो ये एक फिनोमेना था। हो सकता है प्रीलिम्स में आपको तंग करे, और ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले भैया इनको थोड़ा और ध्यान से पढ़ना अपने मेंस के पेपर से पहले। मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी है एक, वो भी देख लेना। तो इन दोनों ऑसिलेशंस पे कई बार क्वेश्चन मेंस में बन जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑनली, प्रीलिम्स वालों सिर्फ इतना ध्यान रखना, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में बनता है, इंडियन मॉनसून को इंपैक्ट करता है। दैट्स इट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सोलर फ्लेयर्स, है ना। एक बड़ी मेरे हिसाब से एक डरावनी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ सोलर फ्लेयर्स और पुराने बच्चों को बता दूं कोरोनल मास इजेक्शंस हमें देखने को मिल सकती हैं, जिनकी वजह से हमारे रेडियो सिग्नल्स, जीपीएस कनेक्टिविटी, इवन पावर ग्रिड्स तक डिसफंक्शनल हो सकते हैं टेम्परेरीली और मे बी फॉर द लॉन्गर टाइम। ठीक है, ये बात एक दिन हमने करी थी, कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं, उसकी बात अभी अंत में करूंगा। अभी मैं आपको न्यूज बताता हूं कि सन पे ना एक ब्लैक डार्क स्पॉट दिख रहा है जिसको हम सन स्पॉट कहते हैं। उसको इन्होंने नाम भी दे दिया है, दैट इज AR2770। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऐसा काम करता होता है, जो इस तरीके के फिनोमेना है उनको नाम देना AR2770। अब आप रट्टा मत मारने बैठना इस नाम का। एक ना डार्क स्पॉट दिख रहा है बस सन पे, राइट साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके के ना डार्क स्पॉट्स लेट इवनिंग टाइम कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे विजिबल आई से हमें दिखते हैं, और ये नॉर्मल फिनोमेना 10-11 साल बाद ऐसा होता ही होता है कि हमें सनस्पॉट्स दिखते हैं। इनका कारण ये है कि ये रीजन्स नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि दीज रीजन्स आर कूलर कूलर रीजन्स ऑन सन, और ये एक मिथ है। इनका टेम्परेचर 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, तो ये कोई ठंडे एरिया नहीं है सन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं। कंडीशन इसकी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टर करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टर करने के साथ तो कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पे होने वाला जो हीट है, जो एक्सप्लोजन है, वो अर्थ जो सन सरफेस है उस तक नहीं पहुंच सकता, तो वहां पे कन्फाइंड रहता है। इन दैट केस हमें विजिबल आई से एक वहां पे स्पॉट दिखता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक बात समझनी है कि ये जो स्पॉट्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होते हैं। कंपैरेटिवली इनको कूलर बोला जाता है क्योंकि वो हमें डार्क स्पॉट दिखता है, लेकिन उनका टेम्परेचर काफी होता है, एक्सप्लोड करने लायक टेम्परेचर वहां पे अवेलेबल रहता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हीट को ट्रैप कर लेता है विद इन सन और उसको आउटर एरियाज में नहीं जाने देता। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर वो स्पॉट बहुत बड़ा ग्रो करता है तो वहां पे एक एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस। यानी कि सन से या किसी भी स्टार से बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स रिलीज होते हैं टूवर्ड्स द अदर सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग अर्थ। तो हमारी तरफ सोलर फ्लेयर्स और सोलर स्टॉर्म्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स के सोलर स्टॉर्म्स आने शुरू होते हैं, और ये एक खतरनाक सिचुएशन बन जाता है जब ये अपनी एक लिमिट को क्रॉस करते हैं। तो ये अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वहां पे हमारा रेडियो कम्युनिकेशन, जीपीएस, पावर ग्रिड्स, सैटेलाइट्स, दे मे बी डिसरप्टेड, और इन अनलक्की टाइम्स कि अगर अगर वो उनकी कंडीशन ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा हुई, कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, तो कोरोनल मास इजेक्शन हमारे प्लैनेट को डार्क कर देगा फॉर द मोर देन 1 ईयर और इवन मोर। हमारे पूरे के पूरे पावर ग्रिड्स उड़ जाएंगे और उनको ठीक करने में हमें 1-1.5 साल लगेगा। ये बात मैं आपको एक दिन पहले भी बता के गया था, और मैं कभी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं 2-3 हफ्ते में दोबारा उसको पढ़ाऊंगा। अब डर आ चुका है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। अभी और असेसमेंट रिपोर्ट्स आएंगी, हो सकता है कि ये कोई मिस रीड कर दिया और नासा ने डेटा को। ठीक है, तो अब ये वही सोलर फ्लेयर्स हैं या जो कोरोनल चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से नदरन या सदरन एरियाज में, प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, नदरन पार्ट ऑफ द प्लेनेट, नदरन हेमिस्फीयर, जस्ट लाइक नॉर्वे इज, स्वीडन इज, फिनलैंड इज, या कनाडा का अनइनहैबिटेड रीजन है, वहां पे इस तरीके की लाइट्स दिखती हैं, है ना। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप इन वेदर फिनोमेना को पढ़ोगे, इनको ऑरोरास बोलते हैं, ऑरोरास बोरेवालीज। या सदर्न एरियाज में तस्मानिया है या सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे भी कभी कभार इस तरीके की लाइटिंग्स दिखती हैं। अगर कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो ये इनका जो ऑकरेंस है इवन उन कंट्रीज से नीचे, जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, वहां तक दिखेंगी, या पूरे 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 ऑस्ट्रेलिया में दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज्यादा सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, है ना। दो आजकल हमारे पास कुछ सैटेलाइट्स हैं, जस्ट लाइक डिस्कॉफ आर है, इसका नाम आप याद ही कर लेना, वैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था। डिस्कोव आर, सॉरी, डिस्कोव आर, ये अमेरिका की जो वेदर एजेंसी है NOAA, उन्होंने लॉन्च करा था। ये हमें वार्निंग देता है आने वाले इस तरीके के खतरों के बारे में। हाँ जी, थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस होता है, ज्योग्राफी में पढ़ लेना अमरीक इसको। ठीक है,
तो ये कुछ कुछ फिनोमेना थे जो अभी आप न्यूज में देख रहे हो, और हिंदी मीडिया चैनल इनको बहुत ज्यादा सेंसेशनल करके भी दिखाएंगे जब उनको मौका मिला पाकिस्तान चाइना के बाद। नेक्स्ट है, नासा ने एक चीज को कंफर्म करा है कि एक प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट, जिसका नाम है सेरेस। वहां पे ना अर्लियर भी ऐसी न्यूज आई थी कि उधर कुछ वाटर बॉडीज हैं। तो नासा राइट ना उन्होंने कुछ डेटा को एनालाइज करके बोला कि यस, इस सेलेस्टियल बॉडी पे कुछ सॉल्टी वाटर की बॉडीज हैं, यानी कि वहां पे ओशियन है और वो काफी सॉल्टी है, ऐसा इनको लग रहा है देख के। उस एरिया में कुछ क्राटर्स हैं, ओकैटर नाम का एक क्राटर है 92 किलोमीटर वाइड, और उसमें पानी भरा हुआ है, सॉल्ट वाटर, सॉल्टी लिक्विड भरा हुआ है, सॉल्टी वाटर है, ऐसा इन्होंने बोला। तो पहले ये देख लीजिए, इसका नाम ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस। ऐसी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट होने की डेफिनेशन में नहीं आते बट स्टिल सन को रिवॉल्व कर रहे हैं एक डिफाइंड ऑर्बिट में, इनको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। इस तरीके की डेफिनेशन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है ना। प्लैनेट क्या है, तो वो केपलर ने लॉ दिए थे, आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, या आप अभी ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी करोगे उस टाइम पढ़ लोगे कि प्लैनेट होने की क्या क्या कंडीशंस है। जो प्लैनेट जैसे दिखने वाली सेलेस्टियल बॉडीज हमारे ही सोलर सिस्टम में कुछ एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं। ठीक है, तो सेरेस जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, 950 किलोमीटर डायमीटर का एक प्लैनेट है, और इस प्लैनेट पे एक लैंडस्केप भी है जिसका हमने नाम रखा है, दैट इज अकैटर, क्रैटर बना हुआ है, और वहीं पे पानी होने की उम्मीद है, जो कि एक सॉल्टी वाटर होने की बात कर रहा है नासा। अब हमें कैसे पता लगा, तो कोई ना कोई मिशन तो स्पेसक्राफ्ट तो वहां पे गया ही होगा। पहले ये देख लीजिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम आपको दिख रहा है, और 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं और 4 ही बड़े गैसियस जायंट्स प्लैनेट्स हैं। इनके बीच एक बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिनमें कुछ कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स घूमते हैं, जिनमें से कुछ को हमने रिकॉग्नाइज करके उनके नाम वाम रख दिए हैं। उनमें से एक और सबसे बड़ा है सेरेस, है ना। तो ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट में लोकेटेड एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसके अलावा भी अगर ड्वार्फ प्लैनेट की बात करूं तो नेपच्यून के अगर बियॉन्ड हम लोग जाते हैं तो प्लूटो इज देयर, मेक इज देयर, या क्यूपियर बेल्ट के भी क्रॉस अगर हम जाते हैं तो एरिस वहां पे एक प्लैनेट है जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रिकॉग्नाइज करके बैठे हैं। ठीक है, इनको स्टडी किया, अगर सेरेस की बात करें तो इनकी बहुत क्लोज इन्वायरमेंट की फोटोज हैं, डेटा है इनके पास, नासा के पास, जिसको ये एनालाइज करके बोल रहे हैं कि यस वहां पे ओशियन वर्ल्ड है, और फ्रिजिड सरफेस के नीचे वो दबा हुआ है। तो वो एक ना एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था इन्होंने काफी टाइम पहले, 14-15 साल हो गए, डान स्पेसक्राफ्ट के नाम से। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में गया था और इसने 2 एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करा था, वन वाज वेस्टा एंड अनदर वाज सेरेस, है ना। इनको प्रोटो प्लैनेट्स या आप ड्वार्फ प्लैनेट्स कह सकते हो। तो सेरेस पहले वेस्टा को स्टडी करा, डेटा दिया, उसके बाद सेरेस को स्टडी करा, 2018 में डिसफंक्शनल हो गया, रिटायर हो गया, आज इससे कोई डेटा नहीं आता। तो 2018 तक जो डेटा आया उसको धीरे धीरे ये लोग एनालाइज कर रहे हैं बड़े कंप्यूटर्स को यूज करके, और एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि वहां पे बर्फ के नीचे, जो भी वहां पे फ्रिजिड सरफेस है उसके नीचे सॉल्टी वाटर अवेलेबल है। दैट्स इट। आप बेसिक पानी है नहीं है, सॉल्टी है, मीठा है, हमें कुछ नहीं करना। आप इसकी लोकेशन कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्पेसक्राफ्ट ने बताया, क्या इसका नाम है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इतना सा आप देख लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक 2020 में पता नहीं सब कुछ ही होके रहेगा जो जो चीजें पॉसिबल है, कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ इंडोनेशिया में, माउंट सिनाबंग नाम का एक वॉल्केनो है, इरप्ट हुआ, ह्यूज अमाउंट ऑफ एशेज उसके बाहर निकला, और 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन डिस्ट्रिक्ट्स के स्काईज को कवर कर लिया। काफी दिनों से वहां पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको उस एरिया से वैकेट कर दिया इंडोनेशिया की सरकार ने। ठीक है, तो इसकी लोकेशन की, ये माउंट सिनाबंग नाम का ज्वालामुखी है, अभी विस्फोट हुआ तो किस कंट्री में है, तो ये इंडोनेशिया है। उनके किस आइलैंड पे है, तो सुमात्रा आइलैंड पे है। और वॉल्केनो आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे ज्योग्राफी में कि जब हमारे मेंटल सरफेस से, अर्थ विद इन द फ्रॉम द अर्थ मेंटल मैग्मा निकलता है, मोल्टन मैग्मा इरप्ट होता है, तो उसको हम लोग वॉल्केनो कहते हैं, है ना। निकलने वाले जो भी मोल्टन मैग्मा उससे निकलेगा उसको लावा बोला जाता है। ये कुछ बेसिक सी बातें आप लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी में डिटेल में। तो हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो दिस पर्टिकुलर वॉल्केनो इज लोकेटेड ऑन रिंग ऑफ फायर बेल्ट, और सर्कम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। दुनिया के लगभग 80-90% एक्टिव वॉल्केनोज इसी बेल्ट के अंदर है।
दुनिया में होने वाली अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटीज का भी मोर देन 80% जो फील करी जाती है वो भी इसी बेल्ट के अंदर फील करी जाती है। तो इंडोनेशिया उसी बेल्ट में पड़ता है। इफ यू लुक एट द मैप तो ये है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर को बॉर्डर करती है, यानी कि ये पर्टिकुलर बेल्ट। और प्लेट टेक्टोनिक का फंडा है, यानी कि यहाँ पे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनकी बाउंड्रीज बनती हैं। प्लेट बाउंड्रीज हमेशा हॉट बेड रहती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो या इस तरीके की सबडक्शन और वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो। सो इंडोनेशिया या इस एरिया में पड़ने वाली सारी कंट्रीज इस एरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज अवेलेबल है। नॉर्मली यू विल फाइंड कि ये जो सेंट्रल अमेरिका है, सर्टेन जियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स ऐसा रिकमेंड करते हैं कि सेंट्रल अमेरिका का तो ओरिजिन ही एक वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से यहाँ पे लैंड बना है, अर्लियर तो ये था ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से एक्टिव है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स इसमें आते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्केनोज इसमें। अगर सेकंड बात करी जाए तो वो अटलांटिक ओशियन में है, मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। और थर्ड जो है वो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक्स ज्यादा फील करे जाते हैं। और अब इंडियन जोन्स की बात करें तो हिमालयन जोन 5 है। अब ज्यादातर प्रॉब्लम आती है ऐसी कंट्रीज में जहां पे जो पॉपुलेशन है वो वॉल्केनोज के आसपास ही पैक्ड है, उन्हीं माउंटेनियस रीजन में वो लोग रहते हैं। तो इंडोनेशिया हो गया, सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटेमाला एक कंट्री है मैक्सिको के नीचे, या फिलीपाइंस जैसी कंट्रीज जहां की पॉपुलेशन इन्हीं माउंटेनियस वॉल्केनोज में है। तो जब इरप्शन होते हैं तो उनको मास इवैक्यूएशंस करनी पड़ती है या काफी ज्यादा लॉस हो जाता है लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का। और यही वॉल्केनो ये एक बड़ी ग्लोबल समस्या भी बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ा वॉल्केनो अगर इरप्ट होता है, लंबे समय तक इरप्ट होता रहता है, तो वो जो एशेस हैं या इस तरीके की धुआं निकलने के कारण, फॉग स्मॉगी वेदर होने के कारण सनलाइट को अब्रप्ट कर देगा, पहुंचने नहीं देगा सरफेस तक। तो हमारी वेजिटेशन को प्रॉब्लम होगी और ओवरऑल टेम्परेचर उन एरियाज का कूलर होना शुरू हो जाएगा, जो कि सूटेबल कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज एक नई स्कीम, एक नया सेंटर कृषि मेघ हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा। अब कृषि मेघ है ना, कृषि माने एग्रीकल्चर, मेघ माने बारिश, बादल, बादल टाइप ना। तो अब अगर तुक्का मारो कि ये क्या होगा, एनी वाइल्ड गेस करो क्या होगा, तो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसी ना स्कीम्स बहुत सरकार लेके आती है, हर एक को याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हम लोग इंटेलिजेंट गेस भी लगाते हैं। ये है डेटा रिकवरी सेंटर। डेटा रिकवरी कैसे करेंगे, जो हमारा रिसर्च काउंसिल एग्रीकल्चर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो वो जितना भी रिसर्च करते हैं या जितना भी उनके पास डेटा एनालाइज करने के लिए रखा हुआ है, वो डेटा लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए डेटा रिकवरी सेंटर हमारे पास है एक। तो एक और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया बन रहा है उसका नाम दिया है कृषि मेघ, क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड एक सॉल्यूशन होगा, राइट। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो हैदराबाद में, हम लोग इसको वहां पे बनाएंगे आने वाले दिनों में। और इसकी जो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन है वो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत करी जाएगी, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है, राइट। वर्ल्ड बैंक ने फंड करा इस प्रोजेक्ट को, जो कि है नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत हम बना रहे हैं कृषि मेघ। कृषि मेघ इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड डेटा रिकवरी सेंटर, राइट, जिसमें वो लोग डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ये इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर करके रखेंगे। मेन डेटा सेंटर भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि इससे पहले हम लोग कोई रिकवरी प्लान नहीं कर रहे। इंडियन एग्रीकल्चर स्टैट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, वहां पे ये सिचुएटेड है। हमेशा जो कि क्रूशियल डेटा होता है उनको मल्टीपल लोकेशंस पे रखना सेफ समझते हैं, स्पेशली डिफरेंट ज्योग्राफिकल लैंडस्केप। जस्ट लाइक दिल्ली एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल लैंडस्केप में है, हैदराबाद एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल लैंडस्केप में। इन केस एक एरिया का डेटा लॉस होता है तो दूसरे एरिया का डेटा हम लोग यूज करके अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हमारी रिसर्च में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब कृषि मेघ से तुक्का मारना हो तो कृषि माने एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ है। मेघ माने क्लाउड। क्लाउड या तो भाई इरिगेशन की बात करेगा, बारिश की बात करेगा, या वो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेगा। तो आप दो एरियाज डिमार्केट करके यहाँ पे अपना ऑप्शन मार्क कर सकते हो, अगर आपको मिलता है और अगर आपकी किस्मत मैच करती है उस दिन। ठीक है, सो वी आर डन विद द टॉपिक्स। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बता दीजिए वन बाय वन, और देन विल फिनिश इट अप।